बहुत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज अल्लाह के फ़ज़ल से हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जो इससे पहले नहीं डिस्कस हुआ टॉपिक, और ना ही किसी होम्योपैथिक बुक में बाकायदा से ऑटोइम्यून डिजीज़ का कहीं ज़िक्र है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे पढ़े ज़रूर है डिजीज़ के नाम पे, लेकिन ये लेबल नहीं है कि ये बीमारी जो है इसको ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। मसलन बहुत सारे लोगों ने सोराइसिस ठीक किया होगा, लेकिन बुक में सोराइसिस को ऑटोइम्यून डिजीज़ के नाम से लेबल नहीं किया। स्पेशली होम्योपैथिक बुक्स में बात कर रहा हूँ, या इससे पहले कोई ऐसा लेक्चर भी होम्योपैथी का नहीं है जो इन तमाम डिजीज़ को, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, वो तकरीबन 80 से ज़्यादा डिजीज़ हैं ऑटोइम्यून डिजीज़, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगी, लेकिन नाउन जो हैं वो तकरीबन 80 से ज़्यादा हैं। तो एक तो मेरी कोशिश ये है कि हम तमाम ऑटोइम्यून डिजीज़ को समझें और इनको एक ही जगह कहीं इकट्ठा करें, ताकि आपको इस प्रैक्टिस करने में आसानी हो। आपको पता हो कि जो इलाज जिस मर्ज़ का मैं कर रहा हूँ वो मर्ज़ क्या है। तो ये एक मुश्किल सा टास्क था, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में ऑटोइम्यून डिजीज़ को ठीक तो कर रहा हूँ, लेकिन हमने पहले किसी लेक्चर का अरेंज नहीं किया। मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने बात की होगी कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, लेकिन बाकायदा से हमने कोई सीरीज़ नहीं की, और ना होम्योपैथिक किसी पहले लेक्चर में कोई इस तरह के टॉपिक्स मौजूद हैं, या कोई ऐसी बुक है जिसमें कहीं लिखा हो कि ये सारी जो हैं ये ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। तो हमने एक तो ये किया कि एक होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑटोइम्यून डिजीज़ ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि उनको ये पता नहीं होता कि जो बीमारी मैं ठीक कर रहा हूँ ये बीमारी किस नौइयत की है। तो एक तो हमें कम्युनिकेट करना है दूसरे सिस्टम को कि ये दुनिया में जो ऐसे अमराज हैं जो कि इनक्योरेबल समझे जाते हैं, होम्योपैथी उनको ठीक करने की सलाहियत रखती है। और दूसरा, हमने अपने लोगों को ट्रेन करना है कि जब वो कोई डिज़ीज़ ठीक कर रहे हों तो उनको पता हो कि ये कौन सी डिज़ीज़ है, आया ये वाकई ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है या कोई और डिज़ीज़ है। तो आज कोशिश ये करेंगे, पहले हम इम्यून सिस्टम को समझेंगे कि इंसान के अंदर मौजूद जो इम्यून सिस्टम है उसका क्या रोल है, और ऑटोइम्यून क्या होता है, और उसके बाद ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती हैं, कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज़ में इस्तेमाल हो सकती हैं, वो कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज़ का सबब बनते हैं। तो वो हम, क्योंकि दुनिया में ऑटोइम्यून डिजीज़ को ये कहा जाता है कि ये आइडियोपैथी है, ये अननोन कॉजेज़ हैं इसके, लेकिन मैं कुछ रोशनी ज़रूर डालूँगा और कुछ कॉजेटिव फैक्टर भी बताऊँगा कि क्यों ऑटोइम्यून डिजीज़ पैदा होती हैं। तो टॉपिक पे आने से पहले हमारा जो आज का अफरोज़म है उस पर मैं बात करूँगा, और फिर मैं टॉपिक पे बात करता हूँ। आज जो मेरे पास अफरोज़म है वो भी बड़ा अहम अफरोज़म है। वो कहता है ऐसी मकामी बीमारियाँ, मकामी मीन लोकल डिजीज़, जो कुछ ही अर्सा पहले नमूदार हुई हों, जिनका सबब सिर्फ एक खारजी ज़ख्म हो, इन्हें पहली नज़र में ही खारजी बीमारी का नाम दे देना चाहिए। लेकिन अगर ये मामूली नीयत का हो तो इसे ख़ास अहमियत नहीं देनी चाहिए। वह कहता है कि ये जो छोटा मोटा कोई निशान, कोई दाग, कोई ज़ख्म, कोई चोट हो, तो इसको हम खारजी बीमारियां का नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात वाज़े होनी चाहिए कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो इंटरनल होती हैं, लेकिन वो स्किन पे नमूदार होती हैं। ये वो बात इसकी नहीं कर रहा।
ये बात और कर रहा है कि इन्हें पहली नज़र में खारजी बीमारियों का नाम दे देना चाहिए, लेकिन अगर ये मामूली नीयत का हो तो इसे ख़ास अहमियत नहीं देनी चाहिए। अगर जिस्म की ज़्यादा चोटें लगती हैं और वह ज़्यादा सख्त होती हैं जिनकी वजह से पूरा जिस्म मुतासर होता है, बुखार वगैरह भी होता है, तो ऐसी बीमारियों का इलाज जराई है, मतलब सर्जरी है। लेकिन ये इसी सूरत में मुनासिब होता है जब मुतासरा हिस्सा को मशीनी इमदाद की ज़रूरत हो, कि वो जो चोट है उसको किसी मशीन की ज़रूरत हो, मसलन हड्डी टूट जाती है तो उसको एडजस्ट करके जोड़ा जाए, तो इस तरह के कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर उखड़े हुए जोड़ की सुई से ज़ख्म के लबों को सी कर मलम पट्टी करना, मैकेनिकी दबाव से कटी हुई शरियानों से खून बंद करके खारजी अशिया जो चोट के ज़रिए जिस्म पर दाखिल होती हैं। वो ये कह रहा है कि कोई कट लग जाता है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कहीं ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको हम स्टिच करते हैं या उसको बांधते हैं। तो ये वो खारजी बीमारियों को जिसका मैं भी अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि हम खारजी बीमारियों को या लोकल डिजीज़ को लेबल वो करेंगे कि कोई चोट लग जाती है, कोई ज़ख्म हो जाता है, बर्न हो जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड द लोकल डिजीज़, दिस इज़ एक्सटर्नल डिजीज़। आगे जी, कोई चीज़ अंदर फंस जाती है, कोई कांटा चुभ जाता है, कोई शीशा लग जाता है, कोई लोहा चला जाता है, तो उसको निकाल के दोबारा उस जगह पे कैलेंडोला लगा देना या पट्टी कर देना, इस चीज़ की बात। इन्हें निकाल कर जख्म वाली जगह पर मवाद इकट्ठा होगा तो इसके लिए जिस्म में सुराख के मवाद निकाला जाए, टूटे वगैरह की हड्डियों को मुनासिब जगह लाकर जोड़ा जाए और पट्टी वगैरह कर दी जाए। लेकिन इस तरह की चोटों में ऐसा हमेशा होता है कि एक ताकतवर इमदाद की ज़रूरत होती है ताकि जिस्म में शफा का अमल किया जा सके। मिसाल के तौर पर जब नील पड़ जाएं, पट्टे कट फट जाएं और खून की रगें कट जाएं, इनकी वजह से बुखार जो ऐसी सूरत में अंदरूनी दवा की भी ज़रूरत होती है। जैसे आप अर्निका दे देते हैं, कोई पायरोजिनम दे देते हैं, तो वो जो चोट की या बर्न की दवाइयाँ वो आप इंटरनल भी देंगे तो इससे मज़ीद फ़ायदा होगा। तो ये वो मना नहीं कर रहा आपका कि आपका जहाँ ज़ख्म हो जाए तो आप ये कहें कि मैं अब ये ज़ख्म जो है फटा हुआ है, कटा हुआ है, हड्डी टूटी हुई है, तो मैं तो इसको दवाई से ही जोड़ूंगा। तो उसका वो ये तरीका है कि हड्डी को जोड़ के उसको पट्टी से बांधें, वहाँ अगर फटा हुआ है तो उसको स्टिच करें और फिर एक्सटर्नल लोकल एप्लीकेशन जैसे कैलेंडोला वगैरह या कैंथरस लगा दें और साथ जो इंटरनल मेडिसिन का इस्तेमाल करें। और जब पानी से जले हुए आम जले हुए अज़ा को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक तरीके की ज़रूरत पेश आती है तो फिर एक माहिर होम्योपैथ डॉक्टर इस कारआमद होम्योपैथी की ज़रूरत पड़ती है। बात आपको समझ आ गई है। इन द शॉर्टकट ये है कि कट लग जाए, बर्न लग जाए, कोई चीज़ खुप जाए, चुभ जाए, तो वो कहता है उसको निकाल के उसको हील करें और फिर उसकी अगर आप समझते हैं कि ज़्यादा गहरा है, बुखार हो गया, दर्दें हो रही हैं, तो इंटरनल भी दवा का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। इम्यून सिस्टम क्या है जी? इम्यून सिस्टम हमारे कुछ तालमेल हैं जिस्म के, कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म है, कुछ बैरियर्स हैं, कुछ ब्लड के अंदर की पोजीशनें हैं, वो मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ वाइटल फोर्स की। जो हनीमन ने दुनिया के सामने एक फोर्स, एक एनर्जी, एक वाइटल एनर्जी की बात की है, और वो वाइटल एनर्जी क्या है? हनीमन इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम ए वाइटल फोर्स प्ले मैन रोल ऑफ ओवर हेल्थ। उसने ये कहा कि एक जिस्म में ऐसी ताकत है, एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी एनर्जी है जो मैन रोल प्ले करती है इंसानी बीमारियों का, उसको सेहतमंद रहने का। दुनिया में इससे पहले मैंने बहुत पहले भी बात की है कि दुनिया जब से पैदा हुई है, जब से इसका इर्तिका हुआ है, जब से वजूद आया है, तो इंसान ने इस पे बात की है। और सबसे पहले खुदा ये कहता है कि मैंने ये दुनिया की जो
मिनरल की या मिट्टी की जो कंपोजिशन है, इससे इंसान को बनाया और फिर मैंने इसके अंदर रूह फूंक दी। सबसे पहले खुदा ये कहता है कि मैंने इंसान को बनाया, किससे बनाया? मिट्टी से बनाया और इसके अंदर रूह फूंक दी। और उस जो रूह जो स्पिरिट है उसका और ये जो मिनरल्स हैं इसका जो फिर आपस में तालमेल हुआ तो इंसान का जो मूवमेंट है और जो जितने भी हमारी बॉडी की कंपोजिशंस हैं वो इंसान के अंदर एक जो रूह पैदा हुई, इंसान एक ज़िंदा इंसान नज़र आ रहा है। तो यही वो ये एनर्जी की सबसे पहले खुदा बात करते हैं। उसके पहले क्रिश्चियनिटी में, उससे पहले जो तहजीबें थी बहुत जगह ये वाइटल स्पिरिट का जिक्र हुआ है। हिंदुइज्म में हुआ है, इस्लाम से पहले ईसाइयत में हुआ है और खुदा खुद भी कहता है। तो ये मान लेना चाहिए हमें कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब रूह का जिक्र करते हैं, स्पिरिट का जिक्र करते हैं। हनीमन ने भी एक नज़रिया वहाँ से लिया और इसको बाकायदा से बीमारियों का सबब करार दिया कि अगर ये ताकतवर है तो ये सेहतमंद जिस्म को रखती है और अगर ये कमज़ोर है तो जिस्म के अंदर जो है वो बीमारियां पैदा होती हैं। तो हम मदाफ़ती निज़ाम को पढ़ने से पहले हमें वाइटल एनर्जी को समझना बड़ा ज़रूरी है। और हनीमन का एक फ्रोजम है, वो उसकी ज़रा ट्रांसलेशन दिखा दें। हनीमन का एक फ्रोजम है, फ्रोजम नंबर 11, उसमें यह कहता है कि जो वाइटल एनर्जी है, जब कोई शख्स बीमार पड़ता है तो फिल हकीकत ये रूहानी और खुद ब खुद काम करने वाली कुव्वत हयात जिस्म के हर जर्रा में मौजूद है। वो ये कहता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो क्या चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर? सेल है और सेल के अंदर डीएनए और डीएनए और डीएनए के पर जीन है। जर्रे का मतलब वो जीन जिस्म के जो अंदर मौजूद है, ये वाइटल फोर्स उस जर्रे के अंदर मौजूद है। जिंदगी की मुखालफ ताकत यानी बीमारी से मुतासर होती है, ये कुव्वत हयात ही है जो इस हद तक नासाज हो जाती है कि इसके नफ्स के अंदर नागवार एहसासात पैदा हो जाते हैं जिससे अज़ा अफ़आल में बेकायदियां पैदा हो जाती हैं। पहले वो कहता है ये मुतासर होती है, अब ये मुतासर होगी तो जीन्स की एक्टिविटी मुतासर होगी, जीन की एक्टिविटी मुतासर होगी तो सेल के अंदर की एक्टिविटी मुतासर होगी, साइटोप्लाज्मा डिस्टर्ब होगा, खून के अंदर खराबियां पैदा होंगी। तो बेशुमार मसाइल इस बीमारी के, और फिर इनकी अफ़आल की बेकायदगी को, इन अफ़आल की बेकायदगी को जिसको कहते हैं पैथोलॉजी। एक नॉर्मल फंक्शन है जिसको कहते हैं फिजियोलॉजी। ये इस अफरोज़म में बहुत सारा मैसेज वो दे रहा है और बहुत सारी डीप साइंटिफिक गुफ्तगू है। बहुत सारे ये जरा अंग्रेजी वाला अफरोज़म लाइन है, इसको अंग्रेजी में When the person falls ill, it is only the spiritual self-acting automatic। अब जब ऑटोम्यून भी पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या है? ऑटोमेटिक। वाइटल फोर्स एवरीवेयर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, एवरीवेयर हर जगह मौजूद है इन हिज ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्राइमरीली deranged by the dynamic influence upon it morbid fever agent anemical to the life। वो चीज़ें जो ज़िंदगी के लिए ख़तरा होते हैं वो इसका सबब बनते हैं। तो पहली तो बात यह है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि दिस इज़ द होम्योपैथी इज़ द मॉडर्न साइंस विच डिस्कस द जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड जेनेटिक डिसफंक्शंस। जीन्स क्या है? हमारा आजकल जो दुनिया में बहस है वो बहस ही है कि जीन्स ही दुनिया की बेशुमार बीमारियों के खराबी का सबब है। और
वो इस फ्रोजम नंबर 11 में ये कहता है कि जो वाइटल फोर्स है ये ज़रे ज़रे के अंदर मौजूद है। और व्हाट इज़ द ज़रा, ज़रा इज़ योर डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं, इसको आप ये समझें कि दिस इज़ द माइक्रो, वो लेवल जो बिल्कुल एक बारीक, जिसका ऊपर उसने जिक्र किया कि ये उसके अंदर मौजूद है, एक ज़र्रे के अंदर भी ये मौजूद है। इसको बीमारी के नाम से मंसूब करते हैं, चूंकि ये बीमारी बजाते खुद ना दिखाई देने वाली ताकत है। जो वाइटल फोर्स है, दिस इज द इमटेरियल, इसलिए इसको सिर्फ इस हालत में मालूम किया जा सकता है जब ये निज़ाम जिस्म पर असर करके इन अज़ा के एहसासात अफ़हाल में बेकायदियाँ पैदा करती। हम इसको उस वक्त महसूस करेंगे, हम उसको इस वक्त फील करेंगे जब हमारे नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब हमारे नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि वाइटल फोर्स जो है वो कमज़ोर हो गई है, मुतासर हो गई। जब ये निज़ाम जिस्म पे असर करके निज़ाम के फ़ाल को बेकायदियाँ पैदा कर देती है, जो इस बीमारी के ज़ेरे असर आते हैं और जिनकी अज़ा की बेकायदियों को ही मालिक देख सकता है, या यूं कहना चाहिए कि बीमारी सिर्फ इसकी अलामत से ही पहचानी जाती है, वरना ये किसी दूसरे तरीके से मालूम नहीं की जा सकती। और वो ये कहता है कि ये जो जिस्म के अफ़हाल की बेकायदियों का इजहार है, दैट इज कॉल्ड सिम्टम्स। ये जो इजहार है, ये जो है, ये वाइटल फोर्स जो है वो जिस्मानी जिस्म के अफ़ाल के ज़रिए कि ये बेकायदियाँ होगी ये इजहार करती है। और वह आगे एक और फ़रोज़ों में ये कहता है कि ये जो अलामात हैं, इनके पीछे कोई बीमारी है और बीमारी के पीछे कोई वजह है और वजह के पीछे वाइटल फोर्स की कमज़ोरी है। तो पहले जो हमें समझना है, हमें ये समझना है कि वाइटल फोर्स इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी पावर है, जो एनर्जी है, जिसको खुदा भी जिसका जिक्र करता है। और फिज़िकली तभी लिहाज से भी अगर उसको आप समझते हैं, खुदा ने कहा कि मैंने मिट्टी से इंसान को बनाया, फिर उसमें रूह फूंक दी। तो ये जो आपका मिनरल्स का और स्पिरिट का आपस में तालमेल है, ये जब इकट्ठे होते हैं तो इंसान की जो ज़िंदगी है उसका वजूद आता है। और यही जो एनर्जी है, ये वाइटल फोर्स ही है जो जब वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो आस्ता आस्ता जिस्मानी अफ़हाल ख़राब होते जाते हैं और अल्टीमेटली वाइटल फोर्स इतनी वीक हो जाती है कि वह जिस्म से अलग हो जाती है और वही जिस्म जो है वो नकारा होकर आपके सामने पड़ा होता है। और यही इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है हमारा, वो इसके नीचे आएगा। इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर के अफ़हाल हैं, वो कैसे उसका मैकेनिज्म चलता है, वो कैसे डिफेंस करता है, कैसे बाहर की चीज़ों को रोकता है। ये एक बड़ा उसने इतना खूबसूरत निज़ाम है कि हम जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आप इसको एंजॉय भी करेंगे और आपको मरीज़ों को ठीक करने की जो सलाहियत है वो भी आपके अंदर बढ़ जाएगी। लाइन जी आते हैं। अब बात समझिए कि पहले तो वाइटल फोर्स है। जब आप इम्यून सिस्टम की बात करेंगे तो एक तो वाइटल फोर्स है, उसके नीचे फिर फिजिकली एलिमेंट्स आ जाएगा, क्या डीएनए आ जाएगा, जीन्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारा एक इम्यून सिस्टम जो वर्क करता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम हमारा जो है ना, एक जो है फर्स्ट लाइन बैरियर होता है। हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो हमारा फर्स्ट लाइन बैरियर्स हैं, जैसे आपकी आइज़ हैं, आपकी स्किन है, आपका नोज़ है, आपका माउथ है और आपकी ये बाहर की सारी स्किन्स है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है आपका। ये आपकी पूरी बॉर्डर की फ़ौज है। जैसे आप बॉर्डर पे फ़ौज लगा लेते हैं कि कोई भी बंदा आए तो उसको देखना है, उसको अगर वो दुश्मन है तो आपने उस पर अटैक करना है और उसको इन्फॉर्म भी करना है हेड ऑफिस में कि ये हेड क्वार्टर में कि ये हो रहा है। तो फर्स्ट लाइन एक हमारी अल्टीमेटली फौज होती है, बिल्कुल अल्टीमेटली, जो बिल्कुल अंदर का एक निज़ाम है। एक हमारी आउटर इम्यूनिटी है,
एक हमारी बाहर की फ़ौज है। ये बिल्कुल जो फ़ौज का जो कॉन्सेप्ट दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ है वो बेसिकली आपकी बॉडी के मैकेनिज्म से ही इंट्रोड्यूस हुआ है। कि जैसे फ़ौज की चौकियां बनी हुई हैं, एयर सिस्टम है, आपका जो नेवल सिस्टम है, आपका तोपखाना है, आपकी इन्फेंट्री है, आपका जासूसी का निज़ाम है, ये सारा निज़ाम आपके जिस्म के अंदर मौजूद है। यही निज़ाम बॉर्डर के कोई इंटर होता है तो स्किन फौरन प्रोटेक्ट करती है। नोज के अंदर आपके ये जो बाल लगे हुए हैं, इनका काम क्या कि फॉरेन पार्टिकल को ये बाहर के रुख होते हैं, ये उनको पुश करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं तो आपको पता है फिर छींक मारता है इंसान, छींक मार के इसको बाहर फेंकता है। फिर यहाँ आपका एक सेंसर लगे हुए हैं कि जो आपकी हीट को और कोल्ड को, थर्मल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि कुछ सेकंड के अंदर अंदर आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अंदर, ये सारा डिफेंस मैकेनिज्म। और फिर एक हमारा अंदर का निज़ाम अल्टीमेट जिसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म है, जो ब्लड के अंदर मौजूद है। कि कोई चीज़ अल्टीमेटली आपके ब्लड के अंदर जाके आपके डीएनए पे अटैक करती है, आपका साइटोप्लाज्मा पे अटैक करती है, तो वहाँ क्या हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये पहले ज़रूरी है समझना कि जैसे आपके एडिनाइड्स हैं, आपके टॉन्सल्स हैं, ये चौकियाँ हैं, ये यहाँ फिल्टर करते हैं जरासीम जो आते हैं आपके। जैसे बालों का मैंने जिक्र किया, इसके पीछे एडिनाइड्स हैं, ये जो बाहर से जरासीम आएगा उसको फिल्टर करेंगे और वो जो समझेंगे कि ये जरासीम है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, तो ये उधर उसको किल करेंगे। जो टॉन्सल या एडिनल इनलार्ज हो जाते हैं उसकी वजह ये है कि ये फॉरेन बॉडी के खिलाफ लड़ लड़ के ना खुद बीमार हो जाते हैं। इसी तरह स्किन जो है वो धूप के खिलाफ, पॉइजन के खिलाफ, दुनिया के चिरिंद परिंद जो भी चीज़ें हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके खिलाफ ये डिफेंस करती रहती है। और ये बैरियर जब टूटता है तो फिर आपके ये सारा बैरियर है, और ये बैरियर टूटता है तो आपकी ब्लड वेसल्स बढ़ी हैं, आपकी वेंस बढ़ी हैं, फिर कोई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर दाखिल होगा। इसी तरह जैसे माउथ है, तो माउथ जो है, जो माउथ के अंदर जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर इतनी ताकत है कि ये बैक्टीरिया एंटीटॉक्सिन होता है, ये बैक्टीरिया को इधर किल करता है, ये टॉक्सिन इफेक्ट्स को यहाँ ही किल करता है। मतलब दो ऐसे ओरिफिस हैं कि आपका जो यूरिनरी सिस्टम है वहाँ भी आपके यूरिन के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि जो फॉरेन बॉडीज़ को या जरासीमों को, बैक्टीरियाज को, वायरस को, फंगल को, पैरासाइट्स को या टॉक्सिन या पॉइजन्स को ये वहाँ जो है उसको किल करती हैं। आपको पता होगा कि पुराने ज़माने, अब भी हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, किसी को ज़ख्म हो जाता है तो कहते हैं इस पर थूक लगाओ, लाभ ला लाभ। वो लवाब इसलिए लगाया जाता है कि उसके अंदर एक एंटी टॉक्सिक हीलिंग पावर होती है। इसी तरह बाद लोग होते हैं कि वो कोई किसी को ज़ख्म हो जाता है तो कहते हैं इस पर यूरिन लगाओ, तो यूरिन भी बहुत ज़्यादा एंटी टॉक्सिक इफेक्ट रखता है। तो ये आपको ये समझना चाहिए कि खुदा ने हमारे जिस्म के अंदर कितना बड़ा एक निज़ाम रखा हुआ है जिसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो ये हमारी अंदर की पूरी जितनी भी ऑर्गन के अंदर मेम्ब्रेन्स हैं जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सारी सिक्रीट करती है चीज़ें, वो जो सिक्रीट करती है वो भी एंटी जो है बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल इन्फेक्शन को वो रोकती हैं। मतलब पूरा हर जगह जहाँ से कहीं से भी इंट्रेंस का कोई हमें वायमा होता है, खदशा होता है, वहाँ उसने। और फिर इसके बाद एक और निज़ाम मौजूद है, ये तो स्किन है, आपकी चौकियाँ हैं, बैरियर हैं। जैसे आपने मुख्तलिफ अपने बॉर्डर्स के ऊपर चौकियाँ फौजी बिठाए होते हैं कि इधर से कोई हमलावर तो फ़ौरन अटैक करना। और फिर एक हमारा लिम्फ नोड का सिस्टम है जो पूरी बॉडीज़ के अंदर छोटे छोटियाँ मुख्तलिफ चौकियाँ बनी होती हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए वो सारा आपस में एक जाल, जैसे आपका ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है कि आप ब्लड बॉडी में सप्लाई करते हैं और फिर गंदा खून वापस आता है पूरा, इसी तरह लिम्फेटिक भी एक पूरा निज़ाम है आपकी बॉडी के अंदर, एक जो जिसका काम ही सिर्फ ये है कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। हाँ जी, फिर
तो 8 बजे लाइट आएगी। वो तो बहुत ही दिखाना ज़रूरी था ना। ऑन हो गया। तो वो एक लिम्फेटिक सिस्टम को देख के, आप ये बैरियर्स को देख के इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि खुदा ने इस इंसान को, अंदर के तो कारखाने की बातें छोड़ दें कि वो ब्लड कहाँ बनता है, कहाँ चीज़ें बनती हैं, लिवर का फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, किडनी का क्या फंक्शन है, एक पूरा सिस्टम ऐसा बना के रख दिया कि जिसका काम ही सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म। आगे स्लाइड लाइन, ये देखें, योर इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 100 ऑफ टिनी एंड 2 लार्ज ऑर्गन्स। कुछ छोटे छोटे, बड़े बड़े, जैसे टॉन्सिल बड़े हैं, ये लिम्फ नोड देखे आपने सारे, ये सारा मैकेनिज्म है, ये 100 यस देखें, ये देखा है आपने, आगे चलें। जैसे बड़े, ये थाइमस है, ये बड़े सिस्टम है, ये स्प्लीन है, स्प्लीन भी ये रोल प्ले करती है, टॉन्सिल, ये प्रो एडिनाइड्स, आपकी बेशुमार जगहों पे ये सारा फिल्ट्रेशन। अब ये मैं आगे आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कहता है कि टिनी टाइनी, छोटे छोटे, बड़े बड़े। आगे ये कहते हैं इट्स ऑन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये एक देखें, ये तारें नजर आ रही हैं आपको, ये सारा एक दूसरे के साथ लिंक है। जो बड़े भी हैं जैसे स्प्लीन है या टॉन्सिल्स हैं या एडिनाइल्स हैं या बाकी लिम्फ नोड्स हैं, ये सारा देखें ये जाल बना हुआ है पूरा पूरा, जैसे रेल की पटड़ी है, जब सड़कें हैं, ये सारा इसी तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और आप ये समझें कि जैसे हम किसी भी मुल्क का दफाई निज़ाम होता है, वो इसी तरह होता है कि सप्लाई लाइन ज़रूरी होती है। एक जो आपने चौकी बनाई है, उसके लिए आप चाहे वो बिल्कुल बॉर्डर के कोने पे बनी है, तो उसकी भी एक सप्लाई लाइन होती है। इसी तरह ये लिम्फ नोड्स हैं, ये छोटे या बड़े जितने भी डिफेंसिव मैकेनिज्म है, इसके लिए एक पूरी सप्लाई लाइन का पूरा जाल है। जिस तरह हमारे पूरे मुल्क में या दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, और जिनका मैकेनिज्म ये नहीं है, तो कोई भी बंदा बाहर से अंदर दाखिल हो सकता है। तो जो दुनिया ने तरक्की की है, ये डिफेंस निज़ाम जो है, इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इसमें वायरलेस सिस्टम है, इसमें गाइडिंग सिस्टम है, इसमें चौकीदारा का निज़ाम है, इसमें वाचिंग है, कुछ इंटेलिजेंस है। कुछ लोग होते हैं कि दुश्मन की खबर लेते हैं कि कहीं इंटर हो रहे, समुद्री रास्ते से आ रहे हैं या कहीं ज़मीनी रास्ते से आ रहे हैं, एयर अटैक हो रहा है। ये सारा निज़ाम जो इंसान का निज़ाम है, इसको पढ़ें तो आपके मुल्कों के निज़ाम भी इसी निज़ाम से बने। आगे चलेंगे। एवरी डे इस मेक 100 ऑफ बिलियंस ऑफ फ्रेश सेल ऑर्गेनाइज लाइक आर्मी। ये रोजमर्रा हजारों की तादाद में सेल बनाते हैं, और जिस तरह आर्मी ऑर्गेनाइज करते हैं कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। समझ आ रही है जी आपको? आगे चलते हैं। With soldiers, captains, intelligence officers, heavy weapon and crazy suicide bomber। हमारे बाज सेल्स ऐसे हैं कि जो ही वो दुश्मन, यहाँ में जैसे वो फैगोसाइट्स वगैरह हैं, वो जो ही दुश्मन को देखेंगे डायरेक्ट हमलावर होंगे, खुद हमलावर करेंगे और आगे मैसेज भी कन्वे करेंगे। और वो सेल जो है, वो मार मार के, खा खा के बैक्टीरिया को, वायरस को, टॉक्सिक चीज़ों को, वो खुद भी मरते हैं। इसको इसलिए इनको सुसाइड बम्बर वो कहते हैं। सुसाइड जो है ना, ये बम्बर होते हैं कि ये खुदकशी भी करते हैं इस निज़ाम को बचाने के लिए। इसी से मैंने कहा ना कि दुनिया के बहुत सारे लोगों ने
जो जो रूलिंग पावर थी उन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। विद द सोल्जर, कैप्टन, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, हैवी वेपन्स एंड क्रेजी सुसाइड बम्बर, जो इतने वो होते हैं कि लायल होते हैं आपके जिस्म के साथ कि वो कहते हैं कि खुद हमलावर हो जाते हैं और साथ आगे दूसरी फौज को भी मैसेज देते हैं कि भाई ये आ गए हैं, लिहाजा मैं तो काम अपना कर रहा हूं, लिहाजा तुम भी आ जाओ। इम्यून सिस्टम इंडिविजुअल सेल्स हैं, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है कि हमारा एक और सिस्टम है, जैसे पहला होगा तो वो सेल अगले सेल को, फिर एक सेल होता है कि एक नई फौज बनाने वाला भी सेल होता है कि हमारे पास जो एक तो डायरेक्ट हिट करते हैं ना सेल, एक हमारे अंदर जिसको हम बी सेल कहते हैं, उसका काम यह है कि ये एक नई फौज बनाता है, फटाफट एक नई फौज बनाता है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। एक तो ये डायरेक्ट मार रहे होते हैं, दूसरा एक नई ताज़ा फौज, वो फौज इस तरह की बनाई जाती है कि कितना सेंसिटिव निज़ाम है कि वो इस तरह की फौज बनाई जाती है, जैसा बंदा आगे से आ रहा है इस तरह की फौज बनाई जाती है। मतलब उसके हाथ में बंदूक है तो वो बंदूक वाला बनाएगा, उसके हाथ में पिस्तौल है तो वो पिस्तौल वाली फौज बनाएगा, उसके हाथ में अगर छुरी है तो वो छुरी वाली फौज बनाएगा, उसके हाथ में तलवार है या डंडा है तो वो डंडे वाली फौज बनाएगा। मतलब जैसे ही भी हमलावर होगा एंटीबॉडी उसकी शक्ल का बनाएगा वो। एक तो वो चीजें हैं कि जो डायरेक्ट हिट करती हैं, और एक वो है। अच्छा, इसके बाद देखिए एंटायर ऑर्गन्स हैं, आपका ऑर्गेनल सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम है कि आपके जिस्म जैसे स्किन है, ये ऑर्गन सिस्टम है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑर्गन सिस्टम, स्प्लीन ऑर्गन सिस्टम है, थाइमस ऑर्गन सिस्टम है। फिर आपकी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसका मैंने पहले आपको जाल लिखा। ये मैं एक वैसे आपको दिखा रहा हूं, आगे चलते हैं। ये देखें ना वो सारे, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, मैक्रोफेजेस हैं, टी सेल हैं, एंटीबॉडी, ये मुख्तलिफ किस्म की फौज है। कोई प्यादा है, कोई एयर अटैक है, कोई इंटेलिजेंस है, कोई सारा, मतलब एक पूरा जिस्म के अंदर के निज़ाम मौजूद। आगे चलते हैं। अब अगर हम इसको पढ़ें तो क्या है जी, द इम्यून सिस्टम और अल्टीमेटली लाइन ऑफ द डिफेंस। पहला क्या हिस्सा है, पहला हिस्सा है कि इम्यून सिस्टम का पहला हिस्सा है स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है एंड नेजल हेयर्स है। मैंने आपको पहला डिफेंस है। दूसरा डिफेंस जो है वो सेल के अंदर का है, वो सेल के अंदर है। इसको हम दोबारा डिस्कस करते हैं। इससे अगली स्लाइड जरा दिखाएं, इससे अगली स्लाइड दिखाएं, और अगली, हाँ देखिए ये वाली। अब देखें इसको, देखें ये हमारे बैरियर्स हैं, आइज है। आइज यूं आप चपकते हैं तो किसको रोकते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को। आप यूं करेंगे ताकि कोई आंधी चलती है, तूफान चलती है, कि उसमें बैक्टीरिया आ रहा है। फिर इसके अंदर आंसुओं का एक निज़ाम है। आपके अदर जब कोई पार्टिकल पड़ जाता है ना तो फौरन आंखों में से पानी निकलना शुरू होता है। वो क्या कहता है, उसको बाहर फेंकना चाहता है। टीयर, लाइजोमेन, ये एक यहां, ये देखें, ये जो लाइजोजाइम है ये यहां भी है, ये स्किन के अंदर भी है, ये आपके यूरिन ट्रैक के अंदर भी है। ये सारे एंटीटॉक्सिक हैं, ये केमिकल्स हैं, ये एंटीटॉक्सिक। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक आप देखें, ये तो मैं सिर्फ आइज है। नोज के अंदर क्या होगा, आपके बाल हैं, पीछे एडिनाइड्स हैं, सेंसर्स हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हम कैसे करते हैं कि जब फॉरेन पार्टिकल होती है तो क्या होता है, कफ करते हैं, कफ करके हम उसको बाहर निकालने की, फेंकने की कोशिश करते हैं। म्यूकोजा, सिलरी एक्शंस, यहाँ फैगोसाइट्स भी होते हैं। यहाँ इसके अंदर फैगोसाइट्स जो होते हैं कि वो सेल होता है जो अटैक करता है। एंड लाइजोजाइम में ये भी एक फौज है पूरी जो कि इसको डिफेंस करती है। अब जीआईटी ट्रैक के अंदर क्या है कि आपके अंदर देखें जहाँ एसिड होता है, जो जिसका एक रोल तो है कि आपके खाने को हजम करता है।
दूसरा वो एंटी टॉक्सिक भी होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है, वहाँ जरासीम को वो मारता है, किल करता है। नॉर्मल फ्लोरा है और पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टाल्टिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है कि माउथ से शुरू हो जाती है कि चीज़ों को धकेलना, आगे पुश करना, निकालना उसको। वो दो रोल, एक तो कोई ऐसी चीज़ आ गई तो उसको भी वो बाहर साथ मूव करती रहती है और दूसरा साथ साथ उससे डाइजेस्टिव अमल भी साथ साथ रहता है। तो देखिए इम्यून सिस्टम आपका ये बैरियर्स में कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। और एंटी माइक्रो बैक्टीरियल कंपोनेंट भी यहाँ होते हैं जो नेचुरली किलर्स होते हैं। स्किन के बारे में हमने सारा देख लिया है। आपका यूरिथ्रल ट्रैक है, ये भी ओपनिंग है आपकी देखें, जहाँ जहाँ ओपनिंग है बॉडी की वहाँ वहाँ रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, वहाँ हमारा इम्यून सिस्टम पड़ा हुआ है। यूरिनल ट्रैक में क्या है, लिविंग एक्शन ऑफ द यूरिन, एसिडिटी ऑफ द यूरिन, एसिडिटी जो यूरिन की होती है ये भी बैक्टीरिया को किल करती है। जो मैंने किडनी के एक लेक्चर में आपको हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया ग्रो कहाँ करता है, जहाँ यूरिन जो है वो अल्कलाइन होता है। एसिडिक में ग्रो, एसिडिक में जो स्टोन बनेंगे वो यूरेट के स्टोन बनेंगे, वो यूरिक एसिड के स्टोन बनेंगे। और जो स्टोन बैक्टीरिया के बनेंगे वो अगर आप यूरिन टेस्ट कराएंगे तो यूरिन अगर अल्कलाइन है तो इट्स मीन कि यहाँ बैक्टीरिया ग्रो करने का माहौल मौजूद है। अगर यूरिन एसिडिक है तो यहाँ फिर वो बैक्टीरिया तो नहीं ग्रो करेगा, वो मारेगा, ग्रो भी कर सकता है लेकिन मारता भी है उसको, तो उसका ये माहौल नहीं होता। आगे चलें। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपको मैंने पढ़ाया था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी स्किन है, म्यूकस है, म्यूकस में मेम्ब्रेन है, ऐसे ये इसने एपिडर्मिस पहली है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस, ये सारे स्टेजेस पे यहाँ इसको रोका जाता है, सारा डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, अब हम डिटॉल से स्किन को साफ करते हैं, हम बड़े एंटीबैक्टीरियल स्किन को साफ करते हैं। ये रिसर्च है कि ये ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। कोई जो मेडिसिनल इफेक्ट रखने वाली चीज़ है या वो क्या होता है, आपका नॉर्मल डिफेंस तबाह करता है। तो आप बहुत ज़्यादा जो ओवर कॉन्शियस ऑफ हाइजेनिकल हैं वो भी नुकसानदेह है। भाई बात सुने कि ये स्किन पे इस तरह की चीज़ें लगाना, आपका ये बाल है आपके, इसके अंदर जो सारी स्वेटिंग होके बाहर आ रहा है, ये भी जो जिसको कहते हैं ना, इसका भी रुख बाहर क्यों होता है। आपके स्वेट ग्लैंड काम कर, यहाँ पोर्स है, पोर्स एक बाल के नीचे पूरी एक मशीनरी काम कर रही है, वहाँ एक लुब्रिकेंट रिलीज होता है जो इसकी ग्रो करता है और उसका रुख बाहर की तरफ होता है। जिस तरह देखें ना, पाइलोनीडल साइनस हो जाता है, जो आपकी बैक पे हिप्स के बिल्कुल ऊपर एक जाली लगी होती है, और पाइलोनीडल साइनस क्या, वो बाल बाहर को रोक होते हैं और बाल अंदर घुस जाते हैं, जिसको हम पाइलोनीडल्स। तो ये इसको आप नीट क्लीन तो जरूर रखें, नॉट विद द केमिकल्स। वो क्या करेंगे, वो आपकी नॉर्मल जो फंक्शंस ऑफ द स्किन है उसको तबाह करेगा। या माउथ के अंदर आप कोई ऐसी एंटीबैक्टीरियल चीज़ों का इस्तेमाल करते, वो आपके सलाइवा के अंदर जो ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं वो जो है वो नुकसानदेह। हाँ, कोई डिजीज़ आ जाती है तो उसकी सूरत में तो ठीक है, वगरना केमिकल्स का इंटरनल माउथ में वॉश करना या साफ करना वो भी नुकसानदेह है। कि आप अपने जो इंटरनल फ्लोरा है, आप सलाइवा के अंदर जो टॉक्सिक एंटी टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, आप उसको भी मार रहे हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलें। स्किन के अंदर मैं चूंकि वैसे मैं समझा गया हूं, कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द जर्म एंटरिंग फ्रॉम द आउट्स ऑफ द बॉडी। ये फर्स्ट लाइन है, ये बॉर्डर है पूरा आपका। एंजाइम डिस्ट्रॉय द सेल ऑफ बैक्टीरिया
एंजाइम जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी उसका रोल होता है, और एंटी एनीमिक एंटी जो बॉडी की चीज़ें आती हैं, एंटी टॉक्सिक भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी पैरासाइट भी है, एंटी वायरस भी है। जिस तरह एयरवेज है, टीयर फ्लूइड है, म्यूकस इन द ब्रोंकाई है, स्टोमिक एसिड है, हार्मलेस बैक्टीरिया ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ कुछ बैक्टीरिया हार्मलेस भी होते हैं जो आपकी स्किन को नुकसान नहीं देते, जैसे दही के अंदर एक बैक्टीरिया था। तो दही के अंदर जो बैक्टीरिया बनता है वो भी तो बैक्टीरिया है, लेकिन वो कहते हैं आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आगे चलें। म्यूकस मेम्ब्रेन, more than half of all the body cells that produce antibody. More than of all the body cells that produce antibody are found in the intestine wall, especially in the last part of the small intestine and it's the appendix. अब appendix भी जो है जिसको गैर जरूरी समझा जाता है, इसका ये भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का एक जगह है, ये भी एंटी इन्फेक्शन यहाँ उसको कंट्रोल करती है। और ये देखें कहाँ चौकी बनी हुई है, आंत के एक बिल्कुल जाके वहाँ बनी हुई है। तो इसको निकाल दिया जाता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर इन्फ्लेम हुई है, इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, तो क्यों हुआ है? जैसे टॉन्सल्स को निकाल देते हैं, एडिनाइड्स को हम निकाल देते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो बैरियर्स हैं, जो चौकियाँ आपने ख़त्म कर दी। Immune cell detect foreign substance and then mark and destroy the safe information about the substance in order to be able to react quickly at the next time. Large bowel also contain harmless bacteria called gastrointestinal और gut flora. Gut flora जो होता है वो भी, उसके भी यही काम है कि वो उसके खिलाफ, और सारी गट्स में जो है ना आपकी रेजिस्टेंस पड़ी है। Healthy gut flora make it difficult for germ to spread and enter the body. आपका फ्लोरा हेल्दी होगा और उसके जो है वो उसको डिफेंस करने में मददगार साबित होगा। आगे चलें जी। Mucous membrane support the immune system in the other part of the body too, such as respiratory tract है आपका, सांस का जो निज़ाम है, यूरिन ट्रैक है, लाइनिंग ऑफ द वजाइना, लाइनिंग ऑफ द वजाइना जो है, वजाइना के अंदर चूंकि ये ओपनिंग है और यहाँ से हमारे तमाम एसटीडी डिजीजेस यहाँ से एंटर होती हैं। तो ये एसटीडी डिजीजेस जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, या वैसे आप कहीं यूरिन पास कर देते हैं, या वहाँ कोई ऑलरेडी बैक्टीरिया वायरस में कोई मौजूद होता है तो एंटर होता है, तो यहाँ इसके अंदर जो लाइनिंग है ये भी एक रेजिस्टेंस वहाँ रखती है। और ये जब इंसान को ब्रेक होता है ना, तो ये बहुत बड़ी फौज बार से हमलावर हो रहती है कि ये डिफेंस सिस्टम आपका ब्रेक कर जाता है। तो इम्यून सिस्टम सेल्स आर डायरेक्टली बेंड्स द म्यूकस मेम्ब्रेन वेयर दे प्रिवेंट बैक्टीरिया एंड वायरस ऑफ द अटैक। ठीक हो गया जी, आगे चलें जी। ये म्यूकस मेम्ब्रेन सारा उसने उसका फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, का क्या रोल है। आगे चलें जी, आगे चलते हैं। ये देखें, म्यूकस एपिथेलियल सेल द होस्ट डिफेंस 3 टाइप्स, वेलियस टाइप जीआईटी ट्रैक, ग्लेटेड एपिथेलियम नोज यूआरटी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टल सेल्स, द गट एपिथेलियम जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। ठीक हो गया जी। अब हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम है, प्राइमरी लिम्फाइड ग्लैंड्स हैं, बोन मैरो है, थाइमस है, दे क्रिएट स्पेशल इम्यून सिस्टम सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का बड़ा रोल है। और सेकेंडरी हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, ये प्राइमरी है,
प्राइमरी क्या है, लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, टॉन्सल्स हैं, सर्टन टिश्यू इन वेरियस म्यूकस मेम्ब्रेन्स लेयर इन द बॉडी, फॉर इंस्टेंट इन द बाउल। हम बार बार चीज़ों को आपको समझा रहे हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म का रोल प्ले करते हैं। आगे चलें जी। अब हमारे पास एक अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम है, अल्टीमेटली कि स्किन गई, टॉन्सल्स गए, एडिनल्स गए, एयर्स हैं, मतलब सारी चीज़ें हैं, यूरिन ट्रैक है, फिर एक हमारे पास अंदर साइटोप्लाज्मा में एक अल्टीमेट सिस्टम मौजूद है जिसको ब्लड के अंदर सेल है। एक सेल जो है आपका वो है जिसका रोल ये है कि वो आपकी खुराक का जिम्मेदार है, जैसे आपका हीमोग्लोबिन है, आपको ऑक्सीजन कैरियर है, मुख्तलिफ रोल्स हैं। तो ये कहता है योर इम्यून सिस्टम कम्स फ्रॉम बोन मैरो। ये कहां से आता है? बोन मैरो के अंदर क्या है? स्टेम सेल है, मास्टर सेल जिसको कहते हैं। ये मास्टर सेल ब्लड सीपी आप देखते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, इसमें जितनी भी चीजें होती हैं ये मास्टर सेल बनाता है। और इस मास्टर जो मेन रोल है इसके अंदर, जैसे हमारा मैंने कहा रेड ब्लड सेल्स हैं या वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट्स, टोटल ल्यूकोसाइट्स, दैट इज योर डिफेंस सिस्टम इन द ब्लड। इसमें देखें ना कि हमारे प्लेटलेट्स हैं, इसका एक अलग रोल है कि वो चूंकि वो आपका ब्लड क्लॉटिंग कराता है, ठीक है ना। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं वाइट ब्लड सेल। इनकी मिकदार होती है 4000 से लेके 10-11,000 के दरमियान, एक नॉर्मल रेंज होती है। और ये कहाँ बनते हैं? ये मास्टर सेल इनको कहाँ बनाता है? ये बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में एक मास्टर सेल है, वो इसको बनाता है। वो कहता है कि जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, द मार्कर ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ये पहचान है कि इसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। मैंने शुरू कहां से किया? वाइटल फोर्स से, जीन्स से। जीन्स का क्या रोल है कि जीन भी डेली की जो आपकी बॉडी की जो फंक्शंस हैं, डिफेंस है, फंक्शंस हैं, कोई चीज़ें बनानी है, कोई तोड़नी है, वो सारा जीन्स का काम है। आगे चलें। बोन मैरो जो क्या है, वो स्पॉन्जी टिश्यू फाउंड इनसाइड द बोन, सोर्स ऑफ lymphocytes. Lymphocyte move to other organs and tissue through blood. ये ब्लड के जरिए ट्रैवल करते हैं। At the birth, many bones contain red bone marrow, adulthood, red bone marrow, ribs, breastbone and pelvis, only fat tissue, rest of the bones. आगे चलें। अच्छा, ये जो थाइमस है ना, थाइमस का भी बड़ा रोल है। थाइमस बचपन में होता है और फिर ये बाद में बस इसका रोल ख़त्म हो जाता है। यहाँ जो है ये थाइमस जो है ना, ये जो आपकी सेल्स है ना, इसकी ये ट्रेनिंग है। यहाँ ट्रेन करता है ये सेल को, यहाँ शेप देता है, यहाँ उसको सिखाता है। ये इसकी नर्सरी है, ये इसका ट्रेनिंग सेंटर है थाइमस। कि जब सेल बोन मैरो में बनते हैं तो यहाँ आके उनकी जो ना काट छांट होती है कि तुमने ये फंक्शन करना है, तुमने ये फंक्शन करता है। यहाँ इनको टीचिंग की जाती है, यहाँ इनको ट्रेन किया जाता है थाइमस के अंदर। और ये एक दफ़ा ट्रेन करके फिर इसका रोल बॉडी के अंदर लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है। वो फिर सेल जो है ना वो ट्रेंड हो जाते हैं सारे। तो ये ध्यान में लेकर, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन विच इज क्रिटिकल सेल और द अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। ये सिस्टम यहाँ आके, जैसे आप फौज बनाते हैं उसको बेसिकली जैसे काकूल ट्रेनिंग होती है, उनको किसी से आला जैसे पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है कि ये काम आपके ज़िम्मे लगेंगे। एकेडमी जो होती है, एक किस्म की एकेडमी है इसकी, कि यहाँ ये जो थाइमस है ये रोल प्ले करता है कि यहाँ फौज अपनी को ट्रेन करता है।
आगे चलें जी। Located behind the breastbone, above the heart, reach full maturity only the children, and it's the slowly transform to the फिर आखिर में एक फैटी टिश्यू की शक्ल इख्तियार कर लेता है। Special type of immune system cells called thymus cell, lymphocyte, T cell mature in the thymus. जो T cell है ना, T cell, ये बेसिकली ये इसका रोल है इम्यून सिस्टम के अंदर, एक बड़ा रोल है कि ये हेल्प करता है बाकी सेल्स को भी दुश्मन को मारने के लिए, खुद भी मारता है। तो ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, पकड़ पकड़ के लेके जाता है, भाई इधर 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 आ गया दुश्मन, आ गया, इसको मारो, इधर मारो। टी सेल कहाँ ट्रेंड होता है? टी सेल मेच्योर होता है और ट्रेंड होता है थाइमस के अंदर। दीज सेल्स कोऑर्डिनेट प्रोसेस इनेट इम्यून सिस्टम, अडॉप्टेड इम्यून सिस्टम। इनेट क्या, जो नेचुरली सिस्टम मौजूद है। अडॉप्टेड कौन सा होता है कि जो आप खुद बनाते हैं, फिर आगे उनको रोल दिया जाता है। मसलन जैसे डेंगू वायरस के ख़िलाफ़ बनाना है जी, आपने जनाब टाइफाइड के ख़िलाफ़ बनाना है जी, तो ये अडॉप्टेड है कि जैसा कोई अटैक आएगा उसके मुताबिक हम अपने आप को तैयार करते हैं। एक नेचुरल किलर होते हैं, जैसे कैंसर के ख़िलाफ़ फाइट कर रहे होते हैं, फैगोसाइट होते हैं, वो डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं। तो एक अडॉप्टेड होता है कि वो उस तरह की फ़ौज आपको तैयार भी कर करके देते हैं। T cell move through the body and the constantly monitor the surface of the cell and changes, कि वो क्या तब्दीलियां आ रही हैं सब। इसी तरह एक और आगे चलें। आपने इसका फंक्शन समझ लिया ना कि ये जो थाइमस का क्या रोल है, कि यहाँ एकेडमी है, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है एक, और ये आपने सेल को ट्रेन करके और समझा देता है कि आपने ये काम करना है। आगे हमारे पास जो लिम्फ नोड्स हैं, स्मॉल बीन शेप्ड, बीन की शक्ल का होता है, अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स, जो मैंने एक जाल पूरा आपको बताया, उनके साथ ये कनेक्टेड होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि स्मॉल बीन शेप का एक्ट एज अ फिल्टर का रोल प्ले करता है, स्क्रीनिंग करता है ये। और इम्यून सिस्टम है, इसके इम्यून सिस्टम सेल का इसके अंदर रोल है। ट्रैप जर्म्स इन द लिम्फ नोड्स, एक्टिवेट क्रिएशन ऑफ द स्पेशल एंटीबॉडी इन द ब्लड। समझ आ रही है आपको? जर्म्स को ट्रैप करता है, फंसाता है, और अपने अंदर स्पेशल एंटीबॉडी पर पैदा कराता है। लिम्फ नोड्स का ये रोल है। Swelling on a painful lymph nodes are signs that the immune system is activated, for example, to fight the infection. अगर ये लिम्फ नोड ये पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ ये स्वेल करेंगे तो इसका मतलब है कि कोई फॉरेन जो बॉडी है, इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, वो बॉडी के अंदर दाखिल हो गया है। आप उसकी स्वेलिंग से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि कोई काम जो है दुश्मन ने हमला कर दिया। उसकी स्वेलिंग से, स्वेलिंग कब होगा कि वो एक्टिवेट हो गया, उसने पहले थोड़े जैसे फिर ज्यादा फौज बना ली, ज्यादा काम शुरू हो गया वहां पे। मूवमेंट जैसे आपको देखते लड़ाई होती है तो आर्मी की गाड़ियां आ रही हैं तो जा रही हैं, आ रही, मूवमेंट, जहाज उड़ रहे हैं, नीचे से उड़ रहे हैं, तोपें चल रही हैं, मतलब फौज पूरी अलर्ट हो जाती है। तो जब भी फॉरेन अटैक होता है बॉडी पे तो हमारा ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और ये जब स्वेल होगा तो समझें कि एक्टिवेट हो गया, काम कोई खराब हो रहा है। नेक्स्ट, ये लिम्फ नोड देखें कहाँ कहाँ है। सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं, आपको यहाँ लोगों के ग्लैंड नजर आएंगे, ये टीबी की वजह से सेल बन जाते हैं, कैंसर की वजह से बन जाते हैं, और कोई बैक्टीरिया, तो यहाँ आपको सर्वाइकल लिम्फ नोड आपको सेल नजर आते हैं। थोरेसिक डक्ट है, थाइमस हो गया, एक्सरेली लिम्फ नोड होते हैं, कईयों के बगल के अंदर को दूध सूजे हुए आपको मिलते हैं। लंबर एरिया के अंदर है, एक्सरे स्प्लीन के अंदर है, लिम्फाइटिस ऑफ द अपर लिम्स के अंदर है, पेल्विक लिम्फ नोड्स हैं। तो लिम्फाइटिक सिस्टम हर जगह मौजूद है। लोअर एक्सट्रीम में इनग्वाइनल एरिया, यहाँ लोगों के जो अक्सर बच्चे आते हैं हमारे, ये इनग्वाइनल एरिया के लिम्फ नोड्स फेल कर जाते हैं, क्योंकि ये आपका यूरिन ट्रैक साथ है, आपका एनल सिस्टम, यहाँ से इन्फेक्शन फौरन ट्रैवल इधर उधर कर जाता है, तो ये लिम्फ नोड्स कर जाते हैं। आगे चलेंगे।
ये उसने लिम्फोड का एक स्ट्रक्चर बताया कि ये किस तरह का होता है। ये देखें ना, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर है, इसके कैपिलरी बेड्स हैं, आर्टरीज हैं, ये पूरा इनको जिंदा रखने के लिए हमारा साथ साथ स्पोर्टिक है, आर्टीरियर और वेनल सिस्टम भी साथ साथ चल रहा है। और ये इस लिम्फ नोड्स के अंदर सारा वर्क है कि यहाँ ब्लड, इसको जिंदा रखने के लिए तो ब्लड सप्लाई की भी जरूरत है, वो सप्लाई भी सारी इसके साथ साथ। आगे चलेंगे। अब ये जो स्प्लीन है, इसका भी बहुत बड़ा फंक्शन है। ये जो स्प्लीन है ना आपकी, ये तो एक तो आपके जो रेड सेल हैं, ये यहां से फिल्टर होते हैं, जो कमजोर होता है उसको ये रख लेती है और ताकतवर वहां उस चैनल से गुजर के निकल जाता है। हल्दी जो होता है, जो कमजोर होगा उधर ही मार जाता है, जिसका ग्रेव यार्ड, कमजोर सेल को ये इधर खा जाती है। ये स्टोर भी है, स्प्लीन में बहुत सारे आपके इम्यून सेल स्टोर भी होते हैं, यहां बैठे रहते हैं। इट स्टोर द वेरियस इम्यून सिस्टम, इट ब्रेक डाउन द रेड ब्लड सेल, यहां रेड ब्लड सेल टूटता है, और इट स्टोर्स एंड ब्रेक डाउन द प्लेटलेट्स, यहां प्लेटलेट्स टूटते भी हैं और यहां स्टोर भी होते हैं। ये एक किस्म का आपके इम्यून सिस्टम का ये एक स्टोर है स्प्लीन। और जो अल्टीमेटली स्प्लीन ओवर वर्क करती है, जब पीछे डिजीजेज चल रही होती है, कैंसर चल रहा है, थैलेसीमिया चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, और बीमारियां चल रही हैं, तो ये मशीन चल 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 के ये क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है। जैसे थैलेसीमिया में क्या होता है कि ये ब्रेकेज हो रही होती है यहाँ आरबीसीज की, तो ये इनलार्ज होती है। फिर क्या करते हैं, इसको दूसरे जो डॉक्टर कहते हैं इसको निकाल ही दो। जब ये निकाल दे तो सारा सिस्टम ही फिर और नकारा हो जाता है। और होम्योपैथी इसको बहुत अच्छे तरीके से, इसको हाईली वेस्कुलर है, ट्रॉमा कैन लीड टू फैटल हेमरेजेस कैन बी रिमूव्ड, कंप्लीटली इंडिकेटेड। तो ये आर्गन हमारा, और हमारी एक दवाई है सानोथिस। हम पहले सानोथिस को तिल्ली की इनलार्जमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, भाई तिल्ली बढ़ जाती है तो सानोथिस को बढ़ा। मैंने सानोथिस को अब बे और जगह इस्तेमाल, हम इसका मतलब है कि आपका पैंक्रिया खराब है, आपका लिवर खराब है, आपके बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है, तो वहां से जो सेल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां खराबी जो है, अब उस खराबी को सानोथिस वहां भी रोकती है। मैंने इसको वे जगह के कैंसर को, ब्लड कैंसर के अंदर हमने इसको, जो आपका पैंक्रियाटिक कैंसर है या पैंक्रियाटिक डिस्टर्बेंस है, लिवर डिस्टर्बेंस है, वहां भी मैंने इसको इस्तेमाल किया और बहुत खूबसूरत रिजल्ट देती है। यहां तो लिखने वाले ने अल्टीमेटली लिखा कि स्प्लीन इज इनलार्ज, स्प्लीन इनलार्ज, ये अल्टीमेटली है ना कि पीछे से बीमारियां चली हैं। अब उसका रोल तो देखें ना, एक तो यहाँ स्टोरेज है, यहाँ रेड ब्लड सेल की फिल्ट्रेशन है, उसकी जो उसको यहाँ फिल्ट्रेट करता है, और जो कमज़ोर है या नकारा है उसको यहाँ दफन भी करता है, मारता भी। तो कितना इसके सिस्टम को आप जब समझेंगे, जिसका मैं जिक्र करता हूं कि आप बॉडी के सिस्टम को समझेंगे तो आप दवाई को समझेंगे। आपको सानोथिस को समझने के लिए स्प्लीन के फंक्शन को समझना पड़ेगा। जब तक आप स्प्लीन के फंक्शन को नहीं समझते, जब तक आप थाइमस के फंक्शन को नहीं समझते, जब तक आप लिवर के फंक्शन को नहीं समझते, जब तक आप ब्लड के फंक्शंस को नहीं समझते, आप ऑर्गन की खराबी को कैसे समझेंगे। भाई स्प्लीन की इनलार्जमेंट को आपने रोकना है तो कहां पीछे रोकना है, फिर आपने तो साइटोप्लाज्मा के अंदर रोकना है, आपने जीन्स को ठीक करना है, अपने लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक करना है, आपने एंटी, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं और मैं करते करते 20 साल से जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और आज आपको समझ लगेगी कि यार ये जो वायरस होता है, ये बैक्टीरिया जो होता है, यार ये जो फंगस होता है, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में क्या रोल प्ले करता है, इसको तबाह करके रखता है, इसको
और हम ये कहते हैं कि हम तो वायरस, फंगस, बैक्टीरिया इसको समझना ही नहीं चाहते। आज के लेक्चर को समझ के आपको पता चला होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया। ये सारा डिफेंस मैकेनिज्म जब उल्टा होगा ना तो ऑटोइम्यून बनेगा। यही ऑटोइम्यून क्या बनेगा, जब उल्टा होगा तो स्किन के अंदर क्या होगा, सोराइसिस होगी। स्किन के अंदर क्या होगा, स्क्लेरोडर्मा होगा। स्किन के अंदर क्या, विटिलिगो होगी। स्किन के अंदर क्या होगा, एक्जिमा होगा। उल्टा हो गया ना। तो हम ये कहते हैं कि हम इसको समझना ही नहीं चाहते। हम तो बीमारी का इलाज करते हैं, हम तो मरीज का इलाज करते हैं। मरीज बनेगा कैसे, ऑटोइम्यून डिजीज का मरीज बनेगा कैसे? आपने डिफेंस मैकेनिज्म को समझना है, वो वायरल और बैक्टीरिया को समझना है, टॉक्सिक को समझना है, जहरीले मादों को समझना है। जो मेरा पिछली सीरीज गुजरी है जिसमें हमने स्नेक पॉइजन का जिक्र किया, आपने उनको समझना है भाई। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉइजन, व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया, समझ आई आपको? तो ये चीजें जब आप समझेंगे, आप अपनी बीमारियों को ठीक करने की सलाहियत क्या करते हैं कि आप अपने डिफेंस मैकेनिज्म को भी नहीं समझ रहे कि मेरे स्किन का क्या रोल है भाई, मेरे अंदर टॉन्सिल का, एडिनाइड्स का क्या रोल है, मेरा लिम्फोटिक सिस्टम का क्या रोल है, और अल्टीमेटली ये वीक क्यों होता है। वीक तो आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा ना कि वीक क्यों होता है। कि बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया तो वीक हो गया, वायरस ने अटैक कर दिया तो वीक हो गया, फंगल अटैक करेगा वीक हो गया, सांप काट गया, पॉइजन आ गया तो खा गया, वीक हो गया। तो आप समझ लाएंगे कि वीक क्यों होता है। आगे चलते हैं। ये उसने स्प्लीन का बड़ा डिटेल सा दे दिया है पूरा। आगे चलें। ये वाइट पल्ब है, वैन्स हैं इसके अंदर, तो पूरा एक सिस्टम मौजूद है। अल्टीमेटली आपने ये समझना है कि यहाँ आपके इम्यून सेल आपके यहाँ स्टोर होते हैं, यहाँ रेड सेल फिल्ट्रेट होता है, ये उनका जगह है, वहाँ नश्वर पाते हैं, बैठते हैं। उनके लिए अगर ये माहौल ख़राब होगा तो हमारा अपना सिस्टम ख़राब हो जाएगा। आगे चलें। टॉन्सिल का मैंने आगे बता दिया था कि टॉन्सिल्स के देखें पूरी फैक्ट्री लगी। ज़रा पीछे मुड़े देखें, ये एयर ड्रम है, मिडल ईयर है, ये बता रहा है कि ये टॉन्सिल है, एडेनाइड्स हैं, सॉफ्ट पैलेट्स है, टंग है, तो ये उसने एक आपको बताया कि ऑटोइम्यून डिजीज पर जब ये ख़राब होंगे तो क्या होगा। आगे चलें जी। ये टॉन्सिल इन्फ्लैम हो गया। और आगे चलें। ये उसने सारे सेल्स को मार्क किया हुआ है, इम्यून सेल्स हैं हमारे। ये डेंड्रिक सेल्स है, इसका क्या काम है, ये डेंड्रिक सेल जो है ये वॉचमैन का रोल प्ले करता है, ये वॉच करता रहता है। बारो चीज़ इंटेलिजेंस वॉच, कोई चीज़ आई है दाखिल है, तो ये मुख्तलिफ उसने सारे लिम्फाइड सेल्स हैं, ये टी सेल्स हैं, इसी तरह बी सेल्स हैं, ये सारे सेल्स। मेमोरी बी सेल्स का क्या काम है कि ये आपका एंटीबॉडी बनाता है, और दूसरा इसका बड़ा रोल है कि ये मेमोरी सेल्स है, उसकी मेमोरी भी रखता है। मसलन उसने उसके ख़िलाफ़ बना ली जी, डेंगू के ख़िलाफ़ बना ली, तो वो मेमोरी भी रखेगा, फिर अटैक करेगा तो ये हमला करेगा। इसी तरह इन्फ्लुएंजा के ख़िलाफ़ बना ली, टाइफाइड के ख़िलाफ़ बना, किसी और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, तो ये मेमोरी भी है इसके ज़रिए। आगे चलें। ये मास्ट सेल्स हैं, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ये मैक्रोफेजेस हैं, ये एसिनोफिल्स हैं, ये नेचर किलर सेल्स हैं। आगे जरा चलें। ये सारे वाइट ब्लड की सेल के अंदर सारी की कारण ये शुरू में आए, मैं फिर वापस आता हूँ। आप ज़रा वापस चलें, वापस चलें। बस एक इससे आगे आ जाए, 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 इससे पीछे एक और जगह है, एक पीछे और।
जहाँ अल्टीमेटली हमारा है ये और पीछे आ जाए, ये आ गए। इस स्लाइड पे आते मैं कंक्लूड करता हूँ। इस स्लाइड पे आके कंक्लूड ये है कि ये है हमारा इम्यून सिस्टम, जिसको मैं डिटेल डिस्कस कर गया। इसमें क्या है, एक्सटर्नल है। आप ज़रा इस तरह समझ लें, एक एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में कि स्किन है, म्यूकस है और नेजल हेयर्स है। ये जैसे मैंने बैरियर बताए थे, ये एक्सटर्नल हो गया। अब जो बहुत ज़्यादा जो समझने वाली बात है, इसको हमने और थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि ये इंटरनल इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हैं जिसने रोल प्ले करना। अब ये जो फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन जो WBC के अंदर फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन ये है कि ये फैगोसाइट्स हैं और दूसरे क्या है, नेचर किलर सेल्स हैं। ये बगैर किसी मदद के खुद काम करते हैं। अब जो फर्स्ट लाइन में नेचर किलर का क्या है, अटैक्स म्यूटेटेड कैंसर सेल्स। जो कैंसर सेल बनता है, ये नेचर किलर डायरेक्ट उस पर अटैक करता है, उसको मारता है। ये भी इम्यूनिटी है। खुदा ने आपके उसके अंदर एक नेचर सेल्स भी रखता है जो खुद कैंसर को मारता है। और ये इधर देखें कोने पे जो है, ये फैगोसाइट्स है। ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाइड करता है कि क्या चीज आ गई है एंड एक्सटर्मिनेट्स, उसको मारता है। ये खुद कश है। ये फर्स्ट लाइन आपकी इम्यूनिटी है कि बॉर्डर पे आपने जो बंदा खड़ा किया हुआ है, उसका काम क्या है, उसने पीछे इतला देनी है कि जनाब हिंदू दाखिल हो गया, फलाना बम्बार्ड दाखिल हो गया, मैं इस पर अटैक करने लगा हूं और आपने देखना कि ये मुझसे बचेगा तो आगे आएगा। समझ आ गई आपको? ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है। फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या है कि फैगोसाइट्स हैं, इनका काम क्या है कि खुद कश है, ये खाएगा उस बैक्टीरिया को, टॉक्सिक को, जो भी बाहर से इन्वाइडर आया उसको पड़ जाएगा ये। और ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या चीज़ है और साथ फिर मैसेज आगे कन्वे कर देगा। किसको कन्वे करेगा, ये टी सेल को कन्वे करेगा कि भाई बंदा आ गया है, क्योंकि उन्होंने तो देर से काम करना ना, इसने फौरी काम करना। तो ब्लड के अंदर कोई भी पैरासाइट आता है, कोई भी बैक्टीरिया आता है, फंगल आता है, वायरस आता है, तो ये इसने पहले तो हमारे पास एक्सटर्नल चौकियां थी, टॉन्सल्स हैं, वो है, वो एक, अब वो सिस्टम ब्रेक हो गया है। वहां से दुश्मन वो बैरियर सारे क्रॉस करके आपको ब्लड को डिस्ट्रॉय करने पे आ गया है, आपकी किले में दाखिल हो गया है। दिस इज द सेल का इंटरनल और उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद ये साइटोप्लाज्मा पड़ा है जिसके अंदर ये वाइट ब्लड सेल है। अब आपके किले के अंदर की बाहर की दीवार के गिर्द पहुंच गया दुश्मन। मतलब मैं और इतना आसान आपको यही समझा रहा हूँ। और उसके अंदर आपका DNA पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। वहाँ जेनेटिक मैन, आपके बादशाह बैठा हुआ है या वजीर बैठे हुए हैं, वो सारे वहाँ बैठे हुए हैं जो सारी कमांड कर रहे हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं। वो क्या है, उस किले के अंदर है। किला क्या है, न्यूक्लियस है। और ये अब उसके बाहर लड़ाई शुरू हो गई है। तो बाहर जो आपने बंदे खड़े किए, उनका काम क्या था, फैगोसाइट का काम क्या, डायरेक्ट अटैक करना, अंदर इंफॉर्मेशन भेजना बाकी एरिया को कि यार ये आ गया है, अब मैं इसको मार रहा हूँ, अब आप जो कर सकते हैं वो करें। और नेचुरल किलर का काम क्या है कि म्यूटेटेड जो कैंसर सेल है उसको मारेगा। ये भी एक अलग इम्यून सिस्टम के अंदर ये मौजूद है। अब ये मैसेज जो है, जो फैगोसाइट है ये वाला, इसने मैसेज किसको दिया, टी सेल को। टी सेल रिसीव मैसेज फ्रॉम द फैगोसाइट्स, इसने फैगोसाइट से मैसेज लिया, एलिमिनेट द एनिमीज इन फॉर्म, इसने भी दुश्मन को मारना शुरू कर देना, खुद बाकियों को भी बताएगा, चलो भाई ये गाड़ियों में बैठो, ट्रांसपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा इनको,
ये हेल्पर टी सेल भी होते हैं कि जो हेल्प करते हैं बाकी निज़ाम को। ये सारों को फैसिलिटेट करेगा इसको 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 इसका एक और मेरा दोस्त है, वो स्किन स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर आमर। वो कहता है ये हॉकी का जो मैच होता है ना, उसमें होता है सेंटर ऑफ। सेंटर ऑफ का क्या काम करता है? अगले प्लेयरों को फैसिलिटेट करता है, पीछे से गेंद लेता है और इधर उधर भाई आ गया, इसको आगे पहुंचाओ। तो ये सेंटर ऑफ का रोल प्ले करता है। ये जो टी सेल है, ट्रांसपोर्ट करेगा, आगे पुश करेगा और उनको कहेगा ये है, इसको मारो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। अब देखो वो सेंटर ऑफ कैसे पास देता है कि ये पास है, यूं से जा सकते हो तुम। जहाँ वो देखता है कि ये इजी है, वहाँ से उसको हिट करवाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, गाइड भी करता है और फिर खुद भी अटैक कर देता है। अब इसने क्या काम करना है? क्योंकि ये सेल वो कम पड़ जाते हैं और बन बन के आ रहे होते हैं, लेकिन ये बी सेल को भी इन्फॉर्म करता है। फैगोसाइट ने इसको इन्फॉर्म किया, इसने खुद भी काम किया और इसने आगे बी सेल को बताया कि हमारे पास फौज, एक नई फौज बनाओ जल्दी जल्दी। जो स्पेयर फौज पीछे है उसको नई फौज भर्ती करो, नए बंदे लाओ कि हमला जो बहुत बड़ा है। अब बी सेल का रोल है एंटीबॉडी बनाना, नई फौज बनाना। बी सेल का क्या काम है? नई फौज बनाना। तड़ा एंटीबॉडीज बन रही हैं और वो फाइट, ये अपना लादा करें। और ये जो है इनको भी साथ लेके ना, ये टी सेल जो है ना, इनको भी समझाता है कि यहाँ आपने ये चीज़ें दाखिल नहीं। अब ये बी सेल का क्या काम है कि आपको एक नई फौज बना के देना, इन्फ्लुएंजा के खिलाफ, टाइफाइड के खिलाफ, डेंगू के खिलाफ, कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया उसके खिलाफ, टॉक्सिन के खिलाफ। और साथ ये है कि ये उसको रिकॉर्ड भी रखेगा कि मैंने ये डेंगू के खिलाफ इस तरह की फौज बनाई थी, अब दोबारा हमला हो रहा तो फिर उस पर हमला कराएगा। मैंने टाइफाइड के खिलाफ यूं फौज बनाई थी, मैंने किसी और बैक्टीरिया के खिलाफ यूं फौज बनाई थी। समझ आ गया जी? तो हम अल्टीमेटली इस सिस्टम को समझ गए कि नहीं समझे? मतलब इम्यून सिस्टम को हम चलाते हैं वाइटल फोर्स से। मेन सोर्स इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का क्या? वाइटल फोर्स है। और वाइटल फोर्स के बारे में एनिमल ने क्या कहा है कि ये वो वाहिद ताकत है जो बीमारियों की और सेहत का सबब बनती है, और ये बॉडी के ज़रे ज़रे के अंदर मौजूद है। एंड ज़रा ज़रा क्या मैंने कहा है कि वो आपके डीएनए के अंदर जीन है, उसके नीचे इम्यून सिस्टम आता है। उसके नीचे इम्यून सिस्टम आता है। दो बड़े पार्ट्स हमने उसके बनाए हैं, एक हमारा जो है एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। एक्सटर्नल के भी जैसे स्किन है, और इंटरनल के भी आगे एक और पार्ट है जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये सारे इंटरनल हैं। और फिर हमारे पास एक अल्टीमेटली डिफेंस मैकेनिज्म है जो ब्लड के अंदर है, जो ब्लड के अंदर है। अब उल्टा भी इसको हम यूं चला सकते हैं कि स्किन है, फिर आपके टॉन्सल इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फिर लिम्फेटिक सिस्टम है, फिर ब्लड है, फिर जीन है, एंड फिर वाइटल फोर्स है। समझ आ गई आपको जी? वाइटल फोर्स है, जीन्स है, एक्सटर्नल इम्यून सिस्टम है, इंटरनल इम्यून सिस्टम है, यूं है। फिर अगर आप उसको उल्टा देखेंगे तो एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल से सेल, सेल से जीन, जीन से वाइटल। तो ये आपका तो इम्यून सिस्टम हो गया। आगे चलें जी, इसको आप अगली स्लाइड्स पे दिखा दें। एक मिनट इधर पीछे रहोगे। अब ये जो ग्रैन सेल्स के है ना, ग्रैन सेल्स, ये भी फेगोसाइट्स हैं। ये फेगोसाइट्स के ही नाम है।
बेसोफिल्स, एस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये वही सेल हैं फेगोसाइट्स। आगे चलें। न्यूट्रोफिल्स, ओ नो हिस गॉट टॉयज हरी बॉय, ये न्यूट्रोफिल्स हैं। आगे चलें। ये सारे WC के नीचे आ रहे हैं भाई। मैक्रोफेजेस हैं, ये सारे सेल ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। आगे चलें। डेंड्रिक सेल्स है। डेंड्रिक सेल्स क्या होता है? ये वॉच करता है, चौकीदार, देखता रहता है क्या हो रहा है। आगे इन सेल्स के अंदर द नेम आफ्टर देयर ब्रांचेस प्रोजेक्शंस कॉल्ड डेंड्राइट्स, वॉचमैन ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड ऑलवेज टेस्टिंग देयर सराउंडिंग इन केस दे सी एनी डेंजर। चौकीदार का क्या काम है कि वो देखता है कि चोर तो नहीं आ गया, चोर आ गया तो शोर मचाएगा, तो इसका काम है कि चोरों को शनाख्त करना और शोर डाल देना। Disease spread antigen they pick up from their surrounding and present there to see, और ये सारा काम जो है फिर ये T सेल को इन्फॉर्म करता है। तो भाई देखो, मैंने बंदे देखे हैं, इस किस्म की चीज़ें आ गई हैं, लिहाजा आप इसके इन्फॉर्मर भी है और डिटेक्टर भी है। और ये सारा इम्यून सिस्टम क्या है? WBC, TLC। आगे चलें। लिम्फोसाइट्स, इसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल किलर्स हैं, साइटोटॉक्सिन है, रेगुलेटरी T सेल्स है, ये सारे कोई हेल्पर सेल्स हैं, ये सारे लिम्फोसाइट ही हैं, उनके अंदर ही है। आगे चलेंगे। B सेल को मैंने डिस्कस करा, बार बार आ रहा है। आगे चले जी। T सेल अडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है। B सेल्स एंड T सेल्स, ये वही चीज़ें बार बार आ रही हैं कि T सेल्स अटैक भी करता है, B सेल को इन्फॉर्म भी करता है कि फौज नहीं बनाओ, और फिर उसका वो रिकॉर्ड भी रखता है। ठीक है जी। What is the herbal T cell? Herbal T cells have been called be the general of the immune system because they call up troops of B cells, कि B cells को कॉल करता है कि और ट्रुप्स मंगाओ, नई फौज बुलाओ। टॉक्सिक टू T cells and other helper cells to go into battle, जंग में कूदता है खुद, ये खुद जंग में बैटल में अगेंस्ट द इन्वाइडर पैथोजेंस, के बाहर के जो लोग हैं उनके लिए जंग में बैटल में कूद जाता है और उनको मारता भी और आगे इन्फॉर्म करता है। ये बेसिक उसका। आगे चलेंगे और आगे चलेंगे। ये एंटीबॉडी जो आपको पहले भी मैं जिक्र चुका हूँ, ये एंटीबॉडीज बनाता है B सेल, इसका रोल है, और मेमोरी रिकॉर्ड करता है। आगे जी। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब हम आते हैं, अब ऑटोइम्यून क्या होता है? ये ऑटोइम्यून है सारा। ऑटोइम्यून डिजीज क्या होगी? ऑटोइम्यून डिजीज अगर मैं ये डिफाइन करूं, व्हाट इज द ऑटोइम्यून डिजीज? हमने आपको नॉर्मल फंक्शन समझाए हैं बॉडी के, दिस इज द नॉर्मल फंक्शन। ऑटोइम्यून डिजीज ये है, हम उस बीमारी को ऑटोइम्यून डिजीज कहेंगे जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, उसका काम यह है कि वो फॉरेन इन्वेडर के खिलाफ लड़ाई करे। अब वो कंफ्यूज होके अपने जो नॉर्मल हेल्दी सेल है उन पे अटैक कर देता है। ये कन्फ्यूजन बहुत सारे जो हमारे फॉरेन इन्वेडर होते हैं, ये कन्फ्यूजन वो भी पैदा करते हैं। मसलन एक इन्वाइडर है जिसका नाम है स्टेप्टोकोकस। अब स्टेप्टोकोकस क्या करता है? गले पे हमलावर होता है, यहाँ इन्फेक्शन पैदा करेगा, जोड़ों में दर्द सूजन पैदा करेगा। अब हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसके जो वाल्व हैं, उसके जो सेल हैं वो स्टेप्टोकोकस से मिलते जुलते हैं, उसी शक्ल के हैं, मिलते जुलते हैं।
अब जब ये स्ट्रेप्टोकोकस पे हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है ना, तो साथ ही हार्ट के वॉल पे अटैक कर देता है। समझ आई आपको? कंफ्यूज क्या हो गया, हमारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटो इम्यून सिस्टम, वो कंफ्यूज हो गया। उसने करना तो अटैक स्ट्रेप्टोकोकस को मारना था, साथ उसने हार्ट के वॉल पे अटैक कर दिया, जिसको रिमेटिक वाल्वल डिजीज भी कहते हैं। इसी तरह जो दुश्मन जब आप पे अटैक करता है तो वो आपको कंफ्यूज भी करता है। जैसे पोरस के हाथी जो थे, उन्होंने अपनी फौज को रौंद मारा था। बाद दफा आपने देखा होगा कि महल्ले गांव में कहीं लड़ाई होती है तो आप लोग जो है ना अपने दुश्मन को लड़ाई शुरू हो जाती है घमसान की, वो उस घमसान की लड़ाई में उसको मारते हैं, साथ अपने बंदे भी मार देते हैं। दिस इज द ऑटोइम्यून डिजीज। कि जो डिफेंस मैकेनिज्म, जो फौज आपने खड़ी की थी, जो पुलिस आपने बनाई थी, वो डिफेंस मैकेनिज्म आपके खिलाफ लड़ाई करता है। वो टी सेल क्या करेगा, अपने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। किसके खिलाफ? अपने। अब वो एंटीबॉडी बनाएगा तो स्किन के खिलाफ बनाएगा, तो सोराइसिस हो सकती है, वेटोलिगो हो सकती है, वो डर्मा हो सकता है, वो सेक्लोडर्मा हो सकता है, वो एलोपेशिया रेक्टा हो सकता है। देखिए, एलोपेशिया रेक्टा जो है वो है जिसको बालचर कहते हैं, दैट इज द ऑटोइम्यून। वैसे किसी के बाल गिर जाना, दिस इज नॉट ऑटोइम्यून, वो जो पैचेस में गिरते हैं। तो इम्यून सिस्टम को पहले हमने नॉर्मली समझा, अब इम्यून सिस्टम हो गया कमजोर, कंफ्यूज्ड। अब कंफ्यूज जो होता है, वो कंफ्यूज क्यों हुआ? उसको कंफ्यूज उसने बैक्टीरिया ने किया। जब हम उसको स्ट्रेप्टोकोकस खिलाएंगे, जब हम उसको कालमिया खिलाएंगे, जब हम उसको ट्यूबर खिलाएंगे, तो वो डर उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। जब स्ट्रॉन्ग करेगा तो वाल्व पे अटैक नहीं करेगा, वो सिर्फ उस पे अटैक करेगा। वो अपने पराये की पहचान हम कैसे पैदा करेंगे कि उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उसकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। इसको कहते हैं ना, वो शेर बड़ा खूबसूरत है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। जिसने इसको डिफेंस करना था वही इसके मारने का सबब बन गया। अब दुनिया कंफ्यूज है इस बात पे कि ऑटोइम्यून डिजीज का बंदोबस्त क्या करें। ये तो इस मदाफती निज़ाम को हम ठीक कैसे करें? कहीं वो स्टीराइडल इस्तेमाल हो रहा है, कहीं एंटी कैंसरियन मेडिसिन का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ये समझते हैं, हमारे बेशुमार लोग होम्योपैथ ऑटोइम्यून डिजीज को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है उनको ये पता नहीं है कि ये ऑटोइम्यून है। जो हमारी दवाइयाँ इतनी खूबसूरत हैं, इतनी अच्छी हैं कि वो स्किन सोराइसिस के लिए अगर ग्रेफाइट दे रहा है, वो एंथ्रेक्सीनम दे रहा है, वो सिपिया दे रहा है, वो पेट्रोलियम दे रहा है, वो टेलोरियम दे रहा है, वो काली आर्स दे रहा है, वो सोराइनम दे रहा है, वो सल्फर दे रहा है, लेकिन मसला ये है कि वो तो ठीक तो वो कर रहा है। अब हमारी फाइट क्या है? हमारी फाइट ये है कि हम बीमारी को तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम दुनिया को बताने में कासर हैं कि यार ये हमारे ऑटोइम्यून ठीक कर रहे हैं, हम कैसे ठीक कर रहे हैं इसको। तो आज का ये लेक्चर तो ये मैसेज देने में कामयाब होगा कि हम ऑटोइम्यून को डिजीज को कैसे ठीक करें, और हम आज का ये लेक्चर ये मैसेज कन्वे करेगा कि हम ऑटोइम्यून डिजीज ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। इस लेक्चर सीरीज को शुरू करने का ये मकसद नहीं था कि हम बीमारियां ठीक नहीं करें। हम बीमारियां ठीक कर रहे हैं,
लेकिन हम कंफ्यूज हैं कि हम उन बीमारियों को शनाख्त नहीं कर पा रहे कि ये बीमारियां ऑटोम्यून्स हैं। और फिर जो दूसरे सिस्टम बैठे हुए हैं वो कहते हैं यार होगी तुक्के से कोई तुम्हारे पास ठीक होगी तो बताए ठीक कैसे हुई है। यार होगी बात दफा दम डालने से भी तो बीमारी ठीक हो जाती है, कुदरती भी ठीक हो जाती है। तू हमें बता कि ये ऑटोम्यून होता क्या है और ये ऑटोम्यून डिजीज क्या होती हैं। तो आज का ये लेक्चर ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि हम होम्योपैथी बरादरी को ये बताएं कि आप इसको समझें कि दिस इज द ऑटोम्यून, ये हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम बॉडी के अंदर मौजूद है। और ये सिस्टम जब शनाख्त अपनी खो बैठता है तो अपने ही सेल को मारता है। दिस इज द ऑटोम्यून। अब इसकी कॉजेस दुनिया ये कहती है क्या, मैं नहीं पता। मेरा एक दोस्त है, वो कैंसर स्पेशलिस्ट में इंडोक्राइन को डील करता है। वो कहता है यार मुझे नहीं पता कि यार ये ऑटोइम्यून डिजीज की वजह क्या है, लेकिन यार एक वजह है कि हमारा जो एक डिजीज है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज क्या है कि हमारे गुर्दों के ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड लगा हुआ है। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है कि वो स्टीरॉयड बनाता है, कॉर्टिजोन बनाता है। कहता है जो टीबी जब किसी बंदे पे अटैक करती है ना, टीबी, तो एड्रेनलिन ग्लैंड पे अटैक करता है और वो कॉर्टिजोन बनाना स्लो हो जाता है। और मैं तो पिछले 25 साल से पीट रहा हूं कि टॉन्सिल तो टीबी से बनते हैं। कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? तो दिस इज द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड एंड वर्ल्ड अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि एडिसन टीबी की वजह से कहते हैं। तो हम तो 25 साल से कह रहे हैं कि टॉन्सिल की एक वजह टीबी है। हम तो पिछले कितने अरसे से कह रहे हैं कि सीलियक डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज है, तो वो उसकी काज टीबी भी हो सकती है, उसकी काज टाइफाइड भी हो सकती है। और मैं तो कहता हूं कि दुनिया में बेशुमार बीमारियों की सबब कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है। और हानीमन ने तो 150 पौने 2 साल पहले कह दिया गया कि क्रोनिक डिजीज की सबब क्या है। क्रोनिक डिजीज का सबब क्या, हानीमन ने क्या कहा है? मियाज्मेटिक डिजीज, मियाज्मेटिक है। और मियाज्मेटिक क्या है? सोरा सिफिलिस साइकोसिस की कॉम्प्लिकेशन है। ओ भाई आपको तो ये पहले से पता है, आप तो चल्ले कल्ले और अंधे हुए बैठे हुए हैं। यही बात है ना कि आप इसको साइंटिफिक रंग देने में कासर हैं। आप इसको साइंटिफिक रंग देने में कासर। हमारी जितने भी मैं आपको ये बताऊं कि ये थ्योरी किसने दी थी, ऑटोइम्यून डिजीज पे बात किसने की थी, ऑटोइम्यून किया जितनी भी क्रोनिक डिजीज पे बात किसने की थी, ये तो 1.5 पौने 2 साल हानीमन ने की थी। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, सिफिलिस क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। साइकोसिस क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन आपको पता है कितनी है? डेंगू की कॉम्प्लिकेशन कितनी है? कई लोगों को सारी जिंदगी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रहता है, प्लेटलेट्स के गिरे ही रहते हैं। मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन क्या है? तिल्ली बढ़ जाती है, जिगर बढ़ जाता है, खून में अनीमिया हो जाता है। All the bacteria, all the fungus, all the parasites, all the toxic effects, poisons, confuse your immune system. दुश्मन का काम क्या होता है कि वो ट्रैप करता है आपको, ट्रैप करता है ना, सज्जी दस के खबी मार देगा, यही करता है ना दुश्मन। ये जो बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये आपके सिस्टम को कंफ्यूज करते हैं। वो कंफ्यूज ही ऑटोइम्यून है। आप उसी बीमारी के निचोड़ से इसकी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। मैंने बेशुमार लोग
पिछले 1 साल के अंदर हमने जिन लोगों को टीबी की दवाइयों की वजह से, खाने की वजह से उनका सिस्टम वीक हो गया, या उनको कोई ऑटोइम्यून डिजीज, आपको पता है SLE जो है इसकी बेस में भी ट्यूबरकुलोसिस है, सीलिया के भी। तो हमने वो दवाई जो टीबी में इस्तेमाल होती है, जिन लोगों ने इस्तेमाल की, चाहे उनको कैंसर हो गया या कोई भी कॉम्प्लिकेशन, चाहे कोई ऑटोइम्यून डिजीज होगी, हमने उसी दवाई की पोटेंसी उनको इस्तेमाल करनी शुरू की, तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया। इसी तरह हमने बेशुमार होम्योपैथिक ने नसोड इंट्रोड्यूस किए, जितने भी बैक्टीरिया के खिलाफ नसोड है, में से क्लैमीडिया है, इकोलाई है, टाइफाइड है, मलेरिया है, बेशुमार सैकड़ों किस्म के वायरल, बैक्टीरियल, और ये सारे इनसे नसोड बने, ये सारे आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, उनके खिलाफ इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं। और वो जो कंफ्यूज होकर अपने सेल पे अटैक करता है, वह सेल पे अटैक नहीं करेगा। तो कॉजेटिव फैक्टर दुनिया के सामने सबसे पहले तो हम बता रहे हैं, और ये मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले होम्योपैथी कॉजेटिव फैक्टर बता रही है दुनिया को कि ये जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं, ये वर्टेलिटी को वीक करने वाली जितनी भी चीजें हैं, ये ऑटोइम्यून डिजीज पैदा करने की सलाहियत रखती है। बात समझ आई आपको? एवरी ऑटोइम्यून डिजीज हैव अ डिफरेंट कॉज, डिफरेंट मेडिसिन। और दुनिया में एक बात को हमेशा याद रखें कि लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रेमेडी। कॉज क्या है, रेमेडी क्या है। हर ऑटोइम्यून डिजीज का काज ढूंढें, हर ऑटोइम्यून के पीछे टॉक्सिक इफेक्ट्स ढूंढें, हर ऑटोइम्यून डिजीज के इनहेरिटेड इम्यून सिस्टम की वीकनेस ढूंढें, हर ऑटोइम्यून डिजीज के पीछे जेनेटिक वीकनेस है। नस्ल दर नस्ल बीमारियों का आना यह है कि आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है और उसकी पहचान ख़त्म करता है। तो आप अगर जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस आ रहा है, जेनेटिक सिफिलिस आ रहा है, अब सिफिलिस क्या करता है? सिफिलिस क्या करता है कि बॉडी की डिस्ट्रक्शन करता है, आपके सेल को तोड़ता है। तो सेल को तोड़ना क्या है? किसी सेल को तोड़ना, आप बोन के सेल पे हिट कर रहे हैं, आप स्किन के पे सेल पे हिट करते हैं, तो दिस इज द ऑटोइम्यून। तो सिफिलिस को कभी आपने सोचा कि ये ऑटोइम्यून डिजीज पे काम कर सकती है? जो एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है सारी जो है ऑटोइम्यून डिजीज को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। एंटी कैंसरियन मेडिसिन हमारी जो है सारी ऑटोइम्यून डिजीज को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। एंटी बैक्टीरिया जितने भी नसोड्स हमारे बने हो सारे ऑटोइम्यून, एंटी फंगल, एंटी, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपके पास, फर्ज करें जी हम सोराइसिस को ले लेते हैं, तो सोराइसिस के अंदर हम बेसिलिनियम का इस्तेमाल करते हैं, एंथ्रेक्सिनम का इस्तेमाल करते हैं, एक को एंटी कैंसर का इस्तेमाल करते हैं, एक एंटी सोरक और एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम ग्रेफाइट दे देते हैं या सोराया दे देते हैं या सल्फर दे देते हैं, तो सोराइसिस ठीक हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम के वीक होने की जो कॉजेज़ हैं वो ये ध्यान में रखें, इनहेरिटेड कॉज, आप इम्यून सिस्टम वीक लेके पैदा हुए हैं। अब इसमें एक और है, एक और टाइप 2 शुगर जो है, डायबिटीज टाइप 1, सॉरी, ये भी ऑटोइम्यून है। जिसके बाप को शुगर थी, जिसके दादा को शुगर थी, वो ये सेल जीन वीक लेके पैदा हुआ, उसका इम्यून सिस्टम वीक था, लिहाजा उसने, जो टाइप 1 शुगर क्या करता है डायबिटीज, कि वो जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो टी सेल है, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है, किसके, बीटा सेल के खिलाफ, और बीटा सेल को टारगेट करता है और उसको मारना शुरू कर देता है। अब आप कंफ्यूज आप भी हो रहे हैं कि आप उसको इंसुलिन प्रोडक्शन की दवाइयां दे रहे हैं, और भाई मेरे सबसे पहले तो उसको कार्सिनोसन दे के उसकी जो इनहेरिटेड जीन्स नीचे वीक आया उसको तो उसकी इन्हांसमेंट करो, उसको बढ़ाओ।
फिर हमारे पास एक ऐसी दवाई है जो बीटा सेल को किल करती है, और वो प्रूव शुदा है, एलेक्सोन। तो आप टाइप 1 शुगर को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते? मैंने तो दो वजूहत आपको बताई, एक तो वो बीटा सेल मारने वाली दवाई बता दी, एक वीक होने की बताई। अब इसके दरमियान और भी कॉजेज हो सकते हैं, टीबी भी कॉज हो सकती है, सिफिलिस भी कॉज हो सकती है, साइकोसिस भी कॉज होती है। तो क्या कितनी खूबसूरत साइंस है हमारी होम्योपैथी, कितनी खूबसूरत साइंस ये है कि इतना बड़ा दुनिया के अंदर खुला है, इतनी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम है कि डिफ़िकल्ट टू ट्रीट द ऑटोइम्यून डिजीज़, ये बड़ा मुश्किल है जी, ये तो ऑटोइम्यून डिजीज़, अब इसका क्या हल करें? तो होम्योपैथिक वाइज साइंस है जो ऑटोइम्यून की काज भी जानती है, उसके पास दवाइयाँ भी हैं, उसके पास दवाइयाँ भी हैं। दूसरे सिस्टम अगर काज समझ भी लेंगे तो उसके पास दवाई नहीं है। मसलन आपने खुद एक मरीज को टीबी की दवाई खिलाई और उसके अंदर एडिसन डिजीज पैदा कर दी, ये इंटरनेशनल स्टडी है ना, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, कि मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, इंटरनेशनल स्टडी से भी हमने लिया है ना कि टीबी जिसको हुई उसको कि एडिसन डिजीज होगी। अब हम क्या करेंगे, हम एक तो ट्यूबरकुलोनियम देंगे, एक आइसोनाइज की पोटेंसी हम उसको खिलाएंगे ताकि उसके साइड इफेक्ट्स खत्म हो और टीबी काज हम दूर करेंगे तो उसकी एडिशन दूर हो जाएगी। ये मेरा पैगाम है, यही मेरा मैसेज है, और ये सीरीज में आज सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन में कर रहा हूं। आज हमने ऑटोइम्यून डिजीज का एक आपको इंट्रोडक्शन दिया, मैं एक एक डिजीज पढ़ाऊंगा, मैं एक एक डिजीज का हल बताऊंगा। आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक डिजीज डिटेल पढ़ाएंगे, एक एक डिजीज का हल बताएंगे कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इसका ये हल है, इसकी ये वजह। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये हमारी बुनियाद जो हमने रखी है ऑटोइम्यून डिजीज की, ये होम्योपैथी के अंदर एक संगे मील का रोल प्ले करें, और हमारे लोगों को अंदर भी और हमारे जो दूसरे सिस्टम मौजूद हैं उनको होम्योपैथी की समझने की भी सलाहियत पैदा होगी, और वह समझेंगे कि यार होम्योपैथी बहुत डीप काम करने वाली चीज़ है और ये बहुत बड़ी साइंस है। अब आपको मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जी, पहले ब्रेन की है, इसमें ब्रेन की लाइन। अब देखें जी, ब्रेन के अंदर जो ऑटोइम्यून डिजीज, नॉन ऑटोइम्यून डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी यही ऑटोइम्यून है, ये सेल को खाता है और ब्रेन के अंदर एमेजेस बन जाते हैं, और जहाँ जहाँ एमेजेस बनेगा वो हिस्सा कमज़ोर हो जाएगा या काम नहीं करेगा, किसी की आँख नहीं काम करती, किसी बाजू नहीं काम करता। दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। हम इनको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको जरा सा, ऑटिज्म, ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिस्टिक, ना समझने वाला। गुलन-बारे, गुलन-बारे, गुलन-बारे सिंड्रोम क्या है? ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ये ब्रेन की डिजीज है, इसमें भी ब्रेन का कोई ब्रेन अफेक्ट करता है और उससे कोई ना कोई जिस्म जो है ऑर्गन काम करना छोड़ देता है, इसको गुलन-बारे सिंड्रोम कहते हैं। गुलन-बारे सिंड्रोम साइकोलॉजिकल। तो ये तो ब्रेन की जो मोटी बीमारियां हमने आपको बताई, इसके साथ ले आए आप जी, बोन आ गया,
बोन, बोन के अंदर क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी ऑटोइम्यून है। ये क्या करता है? ये हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती है बोन्स के, जो अंदर सिनेवल फ्लूइड की मेम्ब्रेन होती है, ये उस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। मेरा एक लेक्चर था पीछे जॉइंट्स पे, शायद इमरजेंसी में आपने सुना होगा, उसमें मैं आप बताया कि व्हाट इज़ द आर्थराइटिस, व्हाट इज़ द ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट इज़ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हाट इज़ द गाउट, व्हाट इज़ द बैक्टीरियल आर्थराइटिस। तो ये कहाँ करता है? मेम्ब्रेन्स पे अटैक करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनक्लोजिंग स्पाइंडालाइटिस। एनक्लोजिंग क्या आ गया है कि ये आपकी स्पाइन की जो है, ये ऑटोइम्यून जो अटैक है ये इस पे होता है, ये अपने सेल को मारता है वहाँ पे, और ये इसको बम्बू स्पाइन बनाता है, इसके अंदर के लचक ख़त्म कर देता है, इसके अंदर से लचक ख़त्म कर देता है। ये जो आप बेंड होते हैं, ये मूव करते हैं, ये जॉइंट को सीज कर देता है। जैसे बांस, बम्बू बांस को कहते हैं ना, बांस यूँ उसके डांट आपको नज़र आती हैं लेकिन वो जुड़ जाता है, तो जोड़ इसके जुड़ जाते हैं, क्यों? कि आपके वो सेल ही आपने मार दिए। तो दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज, एनक्लोजिंग इसको कहते हैं। पोलीमाइल्जिया रूमेटिका, ये भी जोड़ों का दर्द है, मसल का दर्द है। आगे चलेंगे। थायराइड, थायराइड के अंदर क्या है? थायराइडिज्म, थायराइडाइटिस, थायराइड की डिजीज है। इसमें हाइपर भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है। हाशपेटो, ये भी थायराइड की डिजीज है। क्रेवियस, ये भी थायराइड की। ये थायराइड की डिजीज हम डिटेल पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हम इनको डिटेल पढ़ेंगे। अब ब्लड के अंदर क्या क्या है? ल्यूकीमिया इज ऑटोइम्यून, hemolytic anemia is autoimmune, lupus autoimmune, डिस्कलेसीमिया ऑटो, ये ब्लड की डिजीज आ गई मोटी मोटी। जीआई ट्रैक्ट, खुराक के अंदर जीआई ट्रैक्ट, सीलियक, वीट एलर्जी, बच्चा ये बड़ा गंदम नहीं खा सकता, बच्चा ये बड़ा गंदम नहीं खा सकता। गंदम खाता है तो क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है, मोशन हो जाते हैं, उल्टियाँ होती हैं। तो जैसे से वीट एलर्जी, क्रोन डिजीज़ भी इसी तरह का है, ये भी गट्स की डिजीज़ है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, बार बार पखाना आना, खून आना, ये भी ऑटोइम्यून। नर्वस सिस्टम के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी ऑटोइम्यून है कि आपके अपने सेल खाए जा रहे हैं। लंग्स के अंदर अस्थमा, वेगिनस ग्रेनुलोमायोसिस, सेल का टूट फूट जाना, ये भी उसके अंदर। अब ये स्किन के अंदर आ जाएं, एक्जिमा, सोराइसिस, सेक्लोडर्मा क्या होता है? आपकी स्किन यूँ सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाती है, हाथ यूँ टाइट हो जाते हैं, खुलते, इस वजह से सेक्लोडर्मा। ये स्किन के सेल जब खाए जाएंगे तो स्किन का साइज कम हो जाएगा, तो टाइटनेस आ जाएगी। दिस इज द सेक्लोडर्मा। इसमें हमारी एक दवाई जैसे प्लम्बोमेड बहुत अच्छा काम करती है, सेक्लोडर्मा। सोराइसिस, व्हाट इज द सोराइसिस? सोराइसिस को हम डिटेल पढ़ेंगे। वो जो सेल महीने बाद टूटता है, वो सेल रोज टूटता है और वो जमा होना शुरू हो जाता है। दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। दिस इज विटिलिगो, आपकी जो पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो स्किन का जो नॉर्मल कलर है वो नहीं होता। और बेशुमार लोग हमने, और मैं आपको ये बताऊं कि मेरी दोस्त है पीछे
मेजर आमिर से बात हो रही थी, वो कह रहा हमारी तो 50% से ज़्यादा स्किन की डिजीज़ ऑटोइम्यून है, 50% से ज़्यादा ऑटोइम्यून डिजीज। मस्कुलर फाइब्रोमिल्जिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये मसल की डिजीज़ हम और भी लाएंगे, लेकिन हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं कि मसल के अंदर के जो मसाइल हैं वो ऑटोइम्यून, बोन का हो गया, ब्रेन का हो गया। जो इसका जो एलोपैथिक ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, स्ट्रेस रिलेटेड है, लेकिन हमने अपना एनालिसिस आपके सामने रखा है कि हमारे यहाँ इसकी कॉजेज़ क्या है। हम क्या कहते हैं कि इसकी कॉज जो है वो जेनेटिक वीकनेस है, इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, एंड एक्वायर कॉजेज़ क्या है, बैक्टीरियल, पैरासाइट, वायरल, जो फंगल्स हैं, टॉक्सिक हैं, पॉइजन्स हैं, एंड इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हैं। जैसे सोराइसिस की मैंने एक वजह ये भी ढूंढी है, और वो मैं बहुत उस हद तक कामयाब हो गया हूँ कि सोराइसिस पे पेट्रोलियम अटैक करता है स्किन पे। ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं, ये जो धुआं है आपका पेट्रोल बर्न होने से, ये स्किन पे ऑटोइम्यून डिजीज़ पैदा कर रहा है। और मेरे पास एक डॉक्टर कपल आया वहाँ से, गलगित से, उनको बच्चों को सोराइसिस थी जब, तो मैं वो बड़ा डिटेल मुझसे डिस्कस गपशप उससे होगी, तो वो कह रहा कि यार ये सोराइसिस की वजह क्या है आपके जहन में। तो मैंने कहा पेट्रोलियम एक वजह है। कहते मैं तो गलगित में रहता हूँ, वहाँ पेट्रोल कहाँ होता, हम तो वो पीछे उसमें रहते हैं, मैं तो कैंप के अंदर हम रहते हैं और वो शहर से भी बड़ा दूर है, तो वहाँ कहाँ से पेट्रोलियम आ गई। तो उसकी मिसेस साथ बैठी हुई थी, तो वो बोल पड़ी, कहती जो हम चूल्हा जलाते हैं उसमें तेल तो जलता है ना, जो चूल्हा जलाते हैं हम, जो वहाँ कहती है हम मिट्टी का तेल जलाते हैं। तो देखें जो है आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। तो सोराइसिस में किसी ने पेट्रोलियम का जिक्र भी नहीं किया, और आपकी पेट्रोलियम काम भी तभी करती है। मैं आपको, क्योंकि हम लगे रहते हैं इसमें कि ये डिज़ीज़ है, इसकी वजह क्या हो सकती है, डिज़ीज़ वजह से, तो मैं दुनिया को ये बताना चाह रहा हूँ कि सोराइसिस की बहुत सारी और वजह भी हो सकती हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, और भी हो सकती है, लेकिन एक वजह ट्रिगर करने की पेट्रोलियम है। इसलिए वो लोग जो शहरों से दूर रहते हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत के पास नहीं जाते, उनको सोराइसिस की डिज़ीज़ नहीं है। तो ये क्या करता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है, जिसने स्किन को प्रोटेक्ट करना है, आपको पता है कितना 50% से ज़्यादा प्रोटेक्शन स्किन के पास है। और मैं आपको जो कहते हैं स्किन स्पेशलिस्ट कहता है कि हमारी तो 50% से ज़्यादा जो डिजीज़ ही जो है वो ऑटोइम्यून हो गई हैं। आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, इलाज क्या हो सकता है, ये जहन में रखें। हम पूरी सीरीज़ करने जा रहे हैं, हम एक एक डिजीज़ को पढ़ेंगे, एक एक डिजीज़ पे बहस करेंगे, और एक एक डिजीज़ पे दवाइयाँ डिस्कस करेंगे। ऑल टाइप ऑफ रिसोर्स, ये जहन में रख लें। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आपको दवाइयों का हम एक रास्ता दिखा रहे हैं एक लेक्चर के अंदर। व्हाट इज़ द इम्यून सिस्टम, व्हाट इज़ ऑटोइम्यून डिजीज़, and what is the controlling and curative power of medicine in homeopathy, कि होम्योपैथी में वो कौन सी अद्वियात हैं, वो कौन से पैरामीटर हैं, वो कौन सी डायरेक्शन है जिसको अपना के हम ऑटोइम्यून डिजीज़ को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। और वो ये है कि ऑल टाइप ऑफ रिसोर्स पे आपको ग्रिप होनी चाहिए, जिसमें 4 रिसोर्स तो सिर्फ टीबी के हैं, बेसिलिनियम, ट्यूबरक्लोनियम, बेसिलिनियम टेस्टिस, एवारी, ये तो 4 तो टीबी के हैं। एंड एक दवाई टीबी की
खुद जो टीबी की दवाई से बनी हुई है, आइसोनाइज है, जो टीबी की दवाइयाँ खाने के लोग बीमार होते हैं, तो 5 दवाइयाँ तो आपको ये याद होनी चाहिए। नहीं, जो आइसोनाइज है, जो टीबी की दवाई से। फिर आपको टीबी की वैक्सीन लगती है, आप एंटी वैक्सीनेशन करने की सलाहियत रखते हैं। आप थूजा दे दें, आप वैक्सीनम दे दें, आप वायरोलिनम दे दें, ये सलेशिया है। यार क्या रेंज है, क्या खूबसूरत साइंस है आपके पास। कॉज टीबी एंड यूज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूज ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन। टीबी की दवाई इस्तेमाल करने से भी ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, टीबी की वजह से भी हो सकती है। और यार उसके रिसोर्स पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। इस तरह बहुत सारे टाइफाइड, टाइफाइडिनम, टाइफाइड की दवाइयों पे ग्रिप। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ टाइफाइड क्या हो सकता है? मलेरिया आपका क्लेमेडिया है, इकोलाई है, स्टेप्टोकोकस है, स्टेफलोकोकस है, ब्रोसीला है, साइटोमेगेली है, मतलब आपकी हर्पिस है। बेशुमार नसूर्स हैं जो आप पढ़ें, आप समझें। आपके जो बुनियादी वबाई अमराज हैं, जो जैसे आपका खसरा है, काली खांसी है, मॉर्बिलिनम है, पर्टोसिन है, ये सारे इम्यून सिस्टम को अनाउंस करते हैं। आपका ड्रोसरा है, जैसे अब मैं आपको एक और, जैसे ड्रोसरा, खुदा ने तो बहुत सारे मुतबादर रखे हैं। मैं ड्रोसरा को आप पढ़ें तो उसका जो पौधा, उसका फूल होता है, उस पर जाके जो पैरासाइट जो कोई चीज़ बैठती है तो ये बंद हो जाता है। उसकी खुराक ही वो ऑर्गेनिज्म है। अब अगर स्नेक में जाएं तो एक स्नेक है जिसको पाइथन कहते हैं, ये पूरा इसी की तरह यू अंदर ले जाता है, हड्डी समेत खा जाता है पाइथन। देखा हो ना, खाते हुए देखा होगा। तो कितनी रिजेंबलेंस है। तो हड्डियों की जो कमजोरी है या टूट फूट जाना या उनको डिस्ट्रॉय हो जाना, ड्रोसा कितनी बड़े काम की बात है। और इसी तरह पाइथन भी काम आ सकती है। हड्डियों को कौन खाता है? सिफिलिस खा जाता है। हड्डी को कौन खा जाता है? टीबी खा जाती है। हड्डी को कौन खाता है? कैंसर खा जाता है। आपका स्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं चीज़ें। तो आप उन दवाइयों पे जब नज़र रखेंगे तो ऑल टाइप्स ऑफ नसोड मैंने लिखा है, दिस इज द मैसेज फॉर द ऑल कम्युनिटी। चाहे वो इंग्लैंड बैठा हुआ है, चाहे वो जो बैठा हुआ है इंडिया में बैठा हुआ है, या दुनिया के किसी कोने में भी होम्योपैथ बैठा है, या होम्योपैथ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इसको इतनी दिलचस्पी से ये मेरे लेक्चर भी सुनते हैं और समझते हैं, कहते हैं हमें तो अब समझ आ रही है कि दुनिया में कुछ। मेरा ये लेक्चर देने का मकसद से अपने बंदों को ट्रेंड करना ही नहीं है। हमारे इस लेक्चर का मतलब जनरल अवेयरनेस अबाउट द होम्योपैथी, जनरल पब्लिक को भी हमने अवेयरनेस देनी है। एंड द अदर सिस्टम ऑफ द साइंस जो दुनिया में इंसानों का इलाज करते हैं, हमारा मैसेज उनके लिए भी है। क्योंकि इंसानों की फलाह, इंसानों की इस्लाह, इंसानों को दुरुस्त रखना मेरी भी जिम्मेदारी है और बाकी कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारा टारगेट, हमारा मकसद सिर्फ एक है, जिसका हनीमन ने अफरोज़ों में पहले में जिक्र किया है कि हमारा बुनियादी मकसद सबका ये है, हमारा बुनियादी अहम ये है कि हम इंसानों को ठीक करें। हम इस तफरीक में ना पढ़ें कि मैं होम्योपैथ हूँ, मैं एलोपैथ हूँ, मैं हकीम हूँ, मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, क्या हूँ। हमें जब ये सोच डेवलप होगी और इन चारों पांचों ग्रुपों से एक मुश्तरका सोच भी हम चाहते हैं कि डेवलप हो,
मैंने एक, मेरे कम से कम 40 दोस्त हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं। हम उनसे कंसल्ट करते हैं, वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। तो हम एक नई पावर, एक नया सिस्टम दुनिया में ये चाहते हैं कि जो हेल्दी जहन है, जो पॉजिटिव जहन है, वो इसकी फलाह, इसकी सलाह, इसकी बका, इसकी बेहतरी के लिए मुश्तरका सोच भी रखते हैं। तो ये मेरा मैसेज सिर्फ न सिर्फ हमारे होम्योपैथ की तरफ है, ये मैसेज न सिर्फ हमारे मरीज़ों के लिए है, ये हमारा जनरल पब्लिक के लिए भी है एंड अदर कम्युनिटी के लिए भी है। ठीक है जी। तो ऑल टाइप ऑफ रिसोर्स, बायोकेमिक्स, मिनरल्स, और द डिप्रेसिव मेडिसिन, माइंड मैं एक और बात आपको करता चलूँ, ऑटोमेटिक माइंड किसका कंफ्यूज होता है? माइज मेडोरिनम का कंफ्यूज होता है, माइंड लाइकोपोडियम का कंफ्यूज होता है, माइंड एंडाकार्डियम का कंफ्यूज होता है, अटैक करने में कमज़ोरी जलसीयम दिखाता है, अटैक करने में कमज़ोरी अर्जेंटम लैट्रिकम दिखाता है। तो मेंटल जो मेडिसिन है वो ऑल, अगर आप उनको समझते हैं तो वो भी ऑटोइम्यून डिजीज को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। बात समझ आई आपको? माइंड कंफ्यूजिंग मेडिसिन आपकी फिजिकल या इम्यून सिस्टम को भी कंफ्यूज करती है। बात तो हमने उस कन्फ्यूजन को दूर करनी है। उन कन्फ्यूजन को दूर कैसे करना है कि स्ट्रेंथन करना है उसकी। तो ये सिस्टम कहाँ से चलता है? इम्यून आपका विटेलिटी है, फिर आपकी बॉडी की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सी है? ब्रेन है, फिर आपका इम्यून सिस्टम है। तो ये पूरा एक चैन है। वो दवाइयाँ जो पागल करती हैं, ये क्या हो, इम्यून सिस्टम पागल ही होगा ना, अपने आप को मारना शुरू कर दिया। एग्नेशिया क्या करता है? उल्टे काम नहीं करता। सुसाइड कौन करता है? ऑरोमेट वाला करता है, आर्सेनिक वाला करता है। सुसाइड कर कौन करता है? तो माइंड, मैंने यहाँ लिखा है, मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। आप मुझसे ज़्यादा अफलातून भी दुनिया में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फिलासफर भी, लेकिन पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, मुझ पर भी ज़रूर होनी चाहिए। मैं अपनी इस्लाह करता हूँ, लेकिन कुछ तो वैसे भी कीड़े निकालते हैं ना। तो हम एक मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि इन दवाइयों को भी पढ़ें भाई, इन दवाइयों को भी पढ़ें, पॉइजन्स को पढ़ें। वो कहते हैं इनहांस द इम्यूनिटी, इनहांस द इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल एक्सरे, एंथ्रेक्सिनम, कार्सिनोसम, ट्यूबरकुलोनियम, मेडोरिनम, सिफलिनियम, हेपेटाइटिस बी सी, ऑरम, इग्नेशिया, नेक्टोमेर, एसल्फास, लाइको, चाइना, सिपिया, ग्रेफाइट, एक्सेट्रा। लंबी लाइन है, क्योंकि अभी सीरीज चलनी है तो ये बहुत सारी दवाइयाँ और आएंगी, सारा कुछ। लेकिन हम जस्ट आपको एक रास्ता, एक खाका, एक व्यू, एक सोच आज देने की मैंने कोशिश की है कि व्हाट इज़ द ऑटोइम्यून एंड व्हाट इज़ द ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है जी, दैट इज इट। ठीक हो गया जी। ये भी रखनी है, ये रखनी है, ये मेरी भी रहेगी।